अध्याय 71 जीन पूर्ण बिंदु। मूलतः चहल पहल से भरा रहने वाला अनुसंधान एवं विकास विभाग अब पूरी तरह शांत था। आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। कांच के केबिन में प्रयोगात्मक विषय लैब चूहों में हो रहे परिवर्तनों को कई आंखें गौर से देख रही थीं। एक समय निष्क्रिय ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो मिट्टी के एक ढेले के समान था, अब एक लंबे समय से परित्यक्त मशीन की तरह लग रहा था, जिसे पुनः शक्ति से जोड़ दिया गया था। उसकी हृदयगति सक्रिय हो गई और पूरा व्यक्ति पुनः जीवित हो गया। वह जीवित है। इस व्यक्ति की नसें पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उसे बहुत पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी और वह बस अपनी आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस नवागंतुक द्वारा लापरवाही से तैयार की गई औषधि ने वास्तव में उसे बचा लिया था। सभी लोग चकित थे और लैब चूहों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। कुछ ने तो चिप्स का उपयोग करके लगातार रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, जिससे यह मूल्यवान डेटा एकत्र हुआ। वे शोध के प्रति जुनूनी लग रहे थे। उनके हाव भाव उत्साहपूर्ण थे, यहाँ तक कि उन्हें टीम लीडर एके के गंभीर होते चेहरे की भी परवाह नहीं थी। कांच के केबिन के अंदर उस नग्न आकृति के अंग लगातार कांप रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, धीरे धीरे खाली से चमकीली होती जा रही थीं, क्रोध, घृणा और विष से भरी हुई, जैसे वह सबको घूर रहा हो। उसका क्रूर भाव मानो नर्क से मानव जगत में लौटा कोई राक्षस हो, जो चाहता हो कि वह सबको टुकड़े टुकड़े कर दे, उनका मांस खा जाए और उनका खून पी जाए। इतने भयंकर और डरावने हाव भावों के बावजूद वे सौम्य दिखने वाले शोधकर्ता बेपरवाह रहे। शायद वे ऐसी निगाहों के बहुत पहले ही आदी हो चुके थे। ये प्रायोगिक विषय उनके लिए प्रयोगशाला के चूहों से अलग नहीं थे, उन्हें इंसान ही नहीं समझते थे। क्या आप प्रयोगशाला चूहों की नफरत की परवाह करेंगे? उनकी दिलचस्पी प्रयोगशाला चूहों की प्रतिक्रिया में थी। वह मूलतः एक जीवित मृत व्यक्ति था। उसकी नसें टूट गई थीं, लेकिन इस जीन पोषण को लेने के बाद वह मृतकों में से वापस आ गया था। ये चौंकाने वाली बात क्यों नहीं हो सकती? उनमें गहरी रुचि पैदा हुई और वे चाहते थे कि वे अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला चूहों को तुरंत काट सकें। कांच का केबिन एक निगरानी प्रणाली से सुसज्जित था, जो विभिन्न मानवीय डेटा को लगातार प्रदर्शित करता रहता था। देखो, उसकी हृदय गति बढ़ रही है और उसकी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त हो रही है। उसकी मस्तिष्क तरंगें भी अधिक सक्रिय हो रही हैं, 100 से अधिक अंकों तक बढ़ रही हैं। इस एड्रेनालाइन पोषण को वास्तव में सफलतापूर्वक सुधारा गया है। क्या अद्भुत नवागंतुक है! वे एक साथ इकट्ठे हुए प्रायोगिक प्रयोगशाला चूहों में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे थे। वीर द्वारा सुधारे गए नए पोषण की लगातार प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने संजय के बढ़ते हुए बुरे चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उफ उफ उफ! जैसे ही सब देख रहे थे, शीशे के केबिन में बैठा प्रायोगिक व्यक्ति अपने गले से मरते हुए तड़पने लगा, मानो किसी बत्तख का गला घोंटकर उसे वध के लिए तैयार किया जा रहा हो। उसका शरीर छलनी की तरह जोर से कांप उठा और अगले ही पल वह नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गईं। सभी ने आह भरी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस व्यक्ति की नसें पहले से ही क्षतिग्रस्त थीं, वह पहले से ही एक जीवित मृत व्यक्ति था और उसका शरीर पतन की स्थिति में था। मानव शरीर एक सटीक, एकीकृत प्रणाली है। इस जीवित मृत व्यक्ति का शरीर पिछले प्रयोगों से अंदर से इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। अब ये औषधि केवल उसकी मानसिक ऊर्जा को बलपूर्वक पुनर्स्थापित कर सकती थी। ये केवल एक अस्थायी पुनरुद्धार था। उसका शरीर पहले से ही टूटा हुआ था। उत्तेजना की एक छोटी सी अवधि के बाद उसका शरीर औषधीय शक्ति का सामना नहीं कर सका और वह पूरी तरह से मर गया। जीन पोषण तो जीन पोषण ही है, इसकी ऊर्जा अद्भुत है और यहाँ तक कि बिना ग्रेड वाली पोषण भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति पी सके। कुल मिलाकर एड्रेनालाइन पोषण की प्रभावशीलता सभी की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। इससे एक बात और साबित हुई, पोषण के फॉर्मूले को वाकई सफलतापूर्वक संशोधित किया गया था। सभी की निगाहें अनायास ही टीम लीडर एके की ओर मुड़ गईं। उनके हाव भाव बहुत अजीब थे। वे जानते थे कि फॉर्मूले को संशोधित करना मूलतः टीम लीडर की ओर से एक जानबूझकर दी गई चुनौती थी, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से यह नवागंतुक वास्तव में सफल हो गया था। वे उत्सुक थे, टीम लीडर एके की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। संजय के उच्च दबाव वाले प्रबंधन में लंबे समय तक रहने और लगातार तनाव में रहने के कारण उन्हें शर्मिंदा होते देखना दुर्लभ था। ये लोग मन ही मन प्रसन्नता महसूस कर रहे थे, हालांकि वे इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चारों ओर से चुपके से अपनी ओर आती चिढ़ाने वाली निगाहों को महसूस करते हुए संजय का चेहरा और भी अधिक भयावह और अप्रिय हो गया।
एक लंबी चुप्पी के बाद वह अंततः अनिच्छा से बोला, वीर ने एड्रेनालाइन पोषण में सफलतापूर्वक सुधार किया है और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। उसे इस महीने 100,000 स्टार सिक्कों का बोनस मिलेगा। उन्होंने वास्तव में वीर को एक ही बार में 100,000 स्टार कॉइन बोनस दिया, जो वीर के 2 महीने के इंटर्नशिप वेतन के बराबर था। संजय के दांत पीसते हुए अंदाजे से साफ जाहिर था कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एड्रेनालाइन पोषण अनुसंधान एवं विकास विभाग के वर्तमान शोध विषय के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। यह मानव तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर सकता है, मानव मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और जीवन स्तर का विकास प्राप्त कर सकता है। वीर द्वारा इस औषधि में किया गया सुधार निश्चित रूप से इस महीने अनुसंधान एवं विकास विभाग में उसके प्रदर्शन को शीर्ष पर पहुंचा देगा। सक्षम लोग अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा योगदान देने के बाद उसके अनुरूप पुरस्कार भी अवश्य मिलना चाहिए। ये कंपनी का नियम था। यदि वह टीम लीडर के रूप में इसका उल्लंघन करने वाला पहला व्यक्ति होता तो भविष्य में उसे सम्मान नहीं मिल पाता। किसी को स्पष्ट रूप से नापसंद करने तथा उसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ होने की भावना ने संजय को अत्यधिक निराश कर दिया। वह एक पल भी और रुकना नहीं चाहता था। वीर के इनाम का जिक्र करने के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया और चाहता था कि जितना हो सके उतना दूर निकल जाए। उसके पीछे से दबी हुई हंसी की आवाज आए। अनुसंधान एवं विकास विभाग के नए सहकर्मियों ने वीर को अलग अलग नजरों से देखा। जिज्ञासा, प्रशंसा, आशंका, हर नजरिया अलग अलग था। आखिरकार ऐसा कोई व्यक्ति देखना दुर्लभ था जो संजय जैसे अभिमानी और असाधारण रूप से सक्षम टीम लीडर को झटका दे सके। वीर ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगा। उनका सौंपा गया कार्य पूरा हो चुका था और उन्होंने सोचा कि इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वह बिना रुके चलते रहे और अनुसंधान एवं विकास विभाग से निकलकर सीधे अपने आवास की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हालांकि काम पूरा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। प्रायोगिक विषय की मृत्यु से पहले का दुखद दृश्य अभी भी उसके मन में ताजा था। मैंने बो रेन को नहीं मारा, फिर भी बो रेन मेरी वजह से मर गया। वीर कोई कमजोर इंसान नहीं था। अगर उसे किसी को मारना भी पड़े तो वो हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सामने वाला उसका दुश्मन बन जाएगा। हालांकि उस प्रायोगिक व्यक्ति को उससे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसके द्वारा तैयार किए गए काढ़े को पीने के बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसे स्वाद से असहज महसूस करेगा। वीर के हृदय में भी तीव्र इच्छा जागृत हुई। लोमड़ी खरगोश की मौत पर शोक मनाती है। सौरमंडल एक अराजक तारा क्षेत्र था जो खतरों से भरा हुआ था। ये बस एक अंधकार में आदमखोर समाज था। ताकत, उसके पास ताकत होनी चाहिए। पर्याप्त ताकत हासिल करके ही वह अपनी रक्षा कर सकता था। वह किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता था। मनुष्य कसाई है, मैं मछली हूं। यदि उसमें शक्ति की कमी होती तो शायद एक दिन वह भी उन प्रायोगिक विषयों और प्रयोगशाला चूहों की तरह दूसरों की दया पर निर्भर होकर मौत से भी बदतर जीवन जीता। और यह ऐसी बात थी जिसकी वीर बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। अपने निवास पर लौटकर वीर ने तुरंत लगनपूर्वक खेती करना शुरू कर दिया। इस बार वह अपनी अतिरिक्त जीवन शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करना चाहता था तथा उसके बाद अपने जीन सुदृढ़ीकरण को अधिकतम करना चाहता था। वह अब जीवन औषधि या अन्य अत्यधिक पौष्टिक औषधि नहीं पीता था, क्योंकि वह पहले ही पर्याप्त मात्रा में एड्रेनालाइन औषधि पी चुका था। यद्यपि इस औषधि का उपयोग एड्रेनालाइन जीन को उत्तेजित करने के लिए किया गया था, लेकिन एक जीन औषधि के रूप में इसकी पोषण सामग्री भी पर्याप्त रूप से समृद्ध थी। वीर ने अथक परिश्रम किया और अपने शरीर में पोषक तत्वों को तेजी से पचाया। सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, जो अविश्वसनीय रूप से लंबी थीं और एक विशिष्ट लय का पालन कर रही थीं। उसके शरीर में गर्माहट की लहरें उमड़ पड़ीं, पूरे शरीर में जोरदार तरीके से बह रही थीं, उसके अस्तित्व के हर हिस्से को पोषित कर रही थीं। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 20% जोड़ 19% जोड़ 18%। वीर की क्षमता तेजी से बढ़ी और 1000% के आंकड़े को तोड़ते हुए 1021% तक पहुंच गई। उनकी 3.7 जीवन शक्ति भी धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से बढ़ी। 3.8, 3.85, 3.9, 3.95। पॉप! वीर का शरीर कांप उठा, मानो उसने कोई बड़ी बाधा तोड़ दी हो, अंदर से बाहर तक पारदर्शी हो गया हो और ऐसा लग रहा था कि उसकी सभी मेरिडियन खुल गई हो। जीवन शक्ति 4.1।
उनकी जीवन शक्ति तुरंत 4 अंक के स्तर पर पहुंच गई, जो 0.1 से अधिक थी। जीवन शक्ति में प्रत्येक एक अंक की वृद्धि एक सीमा थी। वीर को अपने भीतर उमड़ती हुई शक्ति का स्पष्ट एहसास हो रहा था, मानो वह एक सुप्त ज्वालामुखी बन गया हो, जो किसी भी क्षण शक्तिशाली, झुलसा देने वाली गर्म लावा जैसी शक्ति के साथ फटने के लिए तैयार हो। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी पिछली तीव्र वृद्धि, जहां उसने एक साथ बहुत सारे जीन बिंदुओं को मजबूत किया था और बहुत अधिक जीवन शक्ति को बाहर निकाल लिया था, अंततः पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी। एक सहजता का एहसास, मानो कोई बहुत बड़ा, लंबे समय से बकाया बिल चुका दिया गया हो, मानो उसके सिर पर रखा एक बड़ा पहाड़ आखिरकार हट गया हो। वीर ने राहत की गहरी सांस ली। अब उसे कोई संदेह नहीं था, वह आखिरकार अपने जीन को मजबूत करना जारी रख सकता था। उसके पास पहले से ही इतने मुफ्त जीन पॉइंट थे कि वह कभी भी अपने जीन में जोड़ सकता था, लेकिन अपनी जीवन शक्ति को फिर से भरने के लिए उसने बहुत देर तक इंतजार किया था। अब जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो वह और इंतजार कैसे कर सकता था? समय गंवाने का समय नहीं है, तुरंत शुरू करें। वीर का दिल धड़क उठा और उसकी आनुवंशिक क्षमता तुरंत 100% कम हो गई। मानव जीन मानचित्र के डेंटियन में मुक्त जीन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेबुला तुरंत फट गया और नेबुला ऊर्जा के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गया, जो स्टोन एम्ब्रियो जीन में प्रविष्ट हो गए। सुदृढ़ीकरण बिंदु चुपचाप 8 से 9 में बदल गए। वीर को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस बार उसकी जीवन शक्ति पुनः बढ़ गई, 4.1 से 4.9 तक। ये 0.1 की नहीं, बल्कि 0.8 की वृद्धि थी, जो पिछली मात्रा से 8 गुना अधिक थी। स्पष्टतः पिछले कुछ दिनों में प्राप्त पोषक तत्व व्यर्थ नहीं गए, इनका लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वीर मन ही मन खुश था कि उसने सबसे ठोस और स्थिर दांव को चुना था, और उसका भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल था। अंततः अपनी अतिरिक्त जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद केवल एक बिंदु को सुदृढ़ करना कैसे पर्याप्त हो सकता है? वीर, जिसने लंबे समय से इसकी ताजगी का स्वाद चखा था, जानता था कि जीन सुदृढ़ीकरण की लत लग जाती है। एक हल्के से थपथपाने से तीव्र प्रगति करने का एहसास सचमुच मनमोहक था। वीर एक क्षण के लिए भी नहीं रुके और अंक जोड़ते रहे। स्टोन एम्ब्रियो जीन बिना किसी रुकावट के टिमटिमाने लगा तथा तुरंत 10 अंक तक बढ़ गया तथा सैद्धांतिक जीन सीमा को तोड़ दिया। सब कुछ बहुत स्वाभाविक रूप से घटित होता प्रतीत हो रहा था। एफ जीन अधिकतम, स्टोन भ्रूण जीन अधिकतम। अगला कदम स्टोन मन की जीन को विकसित करना था। अध्याय 72, पत्थर के बंदर में रूपांतरित। बैंग बैंग बैंग। वीर लंबा खड़ा था, उसका शरीर अंदर से पटाखों की तरह चटक रहा था। उसकी हड्डियां मजबूत थीं, उसकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी, पॉलिश किए हुए जैड की तरह, नाजुक और कोमल, हल्की पारदर्शी, जिससे महिलाएं भी ईर्ष्या करती थीं। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसकी त्वचा पर संगमरमर जैसी महीन बनावट दिखाई देगी, जो उसे अविश्वसनीय रूप से कठोर बनाती है। वीर का शरीर और भी नाटकीय रूप से बदल गया था, उसका शरीर और भी दुबला पतला हो गया था, 1.98 मीटर तक पहुंच गया था, मानो कोई मानव रूपी विशालकाय वानर हो। उसके हाथ घुटनों से भी आगे तक पहुंच रहे थे। उसका दुबला पतला शरीर तनी हुई मांसपेशियों से बना था, सुव्यवस्थित और विस्फोटक शक्ति से भरपूर, फिर भी फुर्ती में कोई कमी नहीं थी, लगभग एक आदर्श शरीर। बैंग बैंग बैंग। उसकी मुट्ठियां गड़गड़ाती बिजली की तरह थीं। उसके भीतर से उमड़ती हुई शक्ति ज्वार की तरह फूट पड़ी, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वीर अपने शरीर के आवेग को दबा नहीं सका और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालते हुए मुक्के मारने लगा। उसके घूंसे अव्यवस्थित लग रहे थे, फिर भी वे शक्तिशाली और भारी थे, जिससे क्यूई की लहरें उठ रही थीं जो बाहर की ओर लुढ़क रही थीं और आसपास की धातु की दीवारों से जोरदार धमाकों के साथ टकरा रही थीं। एक संक्षिप्त रिहाई के बाद वीर ने अपनी वर्तमान विशेषताओं का अवलोकन किया। नाम वीर। जीवन शक्ति 5.7। एफ जीन 10। स्टोन भ्रूण जीन 10। आनुवंशिक क्षमता 821%। जीवन शक्ति 5.7। एक अन्य जीन वृद्धि के साथ उसकी जीवन शक्ति 0.8 से बढ़ गई थी। शक्तिशाली जीवन शक्ति ने शक्ति और ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति ला दी। वीर को लगा कि उसकी हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई है। उसके वानर जीन और पाषाण भ्रूण जीन पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और जीन सूत्र की विकासात्मक शर्तों को पूरा कर रहे थे। उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था, लेकिन वीर को कोई जल्दी नहीं थी। बल्कि उसने पहले नहाया, फिर चुपचाप आंखें बंद की और सो गया। उसकी सांसें शांत और लंबी थीं, उसका मन शांत और सुकून भरा था।
वह बिना किसी सपने के सो गया, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह तरोताजा था। व्यस्त दिन की मानसिक थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। जब उनका शरीर और आत्मा दोनों अपनी इष्टतम स्थिति में पहुंच गए, तभी वीर ने आधिकारिक तौर पर अपनी सफलता शुरू की। जीन विकास एक प्रमुख क्षेत्र में एक छलांग थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, अन्यथा उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। वीर ने अपनी पहचान चिप भी बंद कर दी, दरवाजा बंद कर लिया और खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया। वह किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पूरे दिल और आत्मा से प्रयास करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से इतनी दूर तक आने के बाद वह किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकते थे। एक बार सभी तैयारियां हो जाने के बाद वीर ने आधिकारिक तौर पर अपनी सफलता शुरू कर दी। वानर जीन एक्स10 जोड़ पत्थर भ्रूण जीन एक्स10 इक्वल्स पत्थर बंदर जीन। उसका मन धीरे धीरे उसकी आंतरिक दुनिया में डूब गया, जहां मानव जीन मानचित्र उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से था। दो विशाल सुनहरे तारे चमक रहे थे, मानो ब्रह्मांड में लटके प्राचीन तारे हों, जो सदैव अचल, चमकदार और आंखों को लुभाने वाले थे। वीर ने अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करके दोनों जीन बलों को एक साथ मिला दिया। दोनों तारे हल्के से टिमटिमाए और तारों की रोशनी की एक धारा, एक स्वच्छ झरने की तरह, सुनहरे तारों से बह निकली और धीरे धीरे एक स्थान पर एकत्रित हो गई। दो पूरी तरह से अलग शक्तियां अब पूरी तरह से एक में विलीन हो गईं, पूर्ण विलय की स्थिति में, जहां आप मुझ में थे और मैं आप में था, एक दूसरे से अलग नहीं। महान नदियों और झरनों के मिलन की तरह दो सितारा नदियां मिलकर एक और भी विशाल नदी का निर्माण करती हैं, जैसे कोई महान नदी समुद्र में प्रवेश करती है और सितारा समुद्र की गहराई की ओर राजसी ढंग से बहती है। तारा नदी बिना किसी ठहराव के आगे बढ़ती रही, तारा सागर में एक रहस्यमय स्थान तक बिना रुके बहती रही। प्रत्येक चांदी जैसा काला तारा आकाश में एक तारे की तरह प्रतीत हो रहा था, जो उसे घेरे हुए मंद मंद चमक रहा था। लेकिन तारा नदी इस वजह से नहीं रुकी, वह लगातार आगे बढ़ती रही और अंततः अपनी यात्रा के अंत में एक गहरे छिपे हुए अंधेरे तारे तक पहुंच गई। तारा नदी अपने जंगल में लौट रहे सैकड़ों पक्षियों की तरह उसमें समा गई और प्रशांत महासागर में बहने वाली समुद्री धाराओं की तरह उसने अंधेरे तारे में अंतहीन ऊर्जा का संचार किया। धप धप धप, ये हृदय की तरह जोर से धड़क रहा था। वह चांदी जैसा काला तारा चमक रहा था, धीरे धीरे अपनी सुप्त अवस्था से अपना वास्तविक रूप प्रकट कर रहा था। एक ऐसे सूर्य में परिवर्तित हो रहा था जो असीम प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता था तथा पूरे धुंधले तारों वाले आकाश को प्रकाशित कर रहा था, जो प्राचीन और अपरिवर्तनीय था। सूचना का एक रहस्यमय प्रवाह बह निकला। पत्थर बंदर जीन, पत्थर बंदर का कोई पिता या माता नहीं था, वह स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ था। पत्थर का शरीर और लोहे की हड्डियां थीं और उसके पास अपार शक्ति थी। उसके पास अंदर की जानकारी को स्पष्ट रूप से पढ़ने का समय भी नहीं था। उस जीन तारे में अचानक एक परिवर्तन आया, जिससे एक असीम चूषण शक्ति उत्पन्न हुई। उसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल सा प्रतीत हो रहा था, जो वीर की आत्मा को अपने अंदर खींच रहा था। वीर के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अथाह सुरंग में प्रवेश कर गया हो, तेजी से नीचे गिर रहा हो, उसे पता नहीं कि यह कब खत्म होगी। धीरे धीरे उसकी चेतना डूब गई। वह भूल गया कि वह कौन था, वह भूल गया कि वह कहाँ था, वह भूल गया कि वह कहाँ से आया था। वह सब कुछ भूल गया। ये कहाँ है? अज्ञात समय के बाद असीम मृत्युमय मौन अंधकार में एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी, मानो दैवीय गड़गड़ाहट अराजकता को चीर रही हो। वीर अचानक जाग गया और उसने स्वयं को एक अंधेरे, बहुत छोटे स्थान में सिमटा हुआ पाया, जिससे वह बहुत असहज हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपने आसपास का माहौल छुआ। बाहर एक कठोर आवरण था, मानो कांसे की दीवार और लोहे का किला हो, जिसने उसे अपने अंदर मजबूती से जकड़ रखा था। वीर लगातार उसे पीटता रहा, लेकिन उसकी ताकत इतनी कमजोर हो गई थी कि वह उसे जरा भी हिला नहीं पा रहा था। काफी देर तक पीटने के बाद भी उसमें एक दरार तक नहीं आई, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यद्यपि वह बाहर नहीं देख सकता था, फिर भी उसे एक अजीब अनुभूति होती थी। उसकी इच्छाशक्ति उसके शरीर से अलग होकर अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समुद्र के पास एक चट्टान पर खड़ा है, जिस पर एक के बाद एक लहरें लगातार टकरा रही हैं। हवा भी समृद्ध, रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई थी, जो सांस लेते समय कठोर खोल के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती थी। एक क्षण में वीर को अविश्वसनीय रूप से गर्माहट महसूस हुई, मानो वह अपनी मां की गोद में निरंतर बढ़ रहा हो। समय बीतता गया, लाखों वर्ष बीत गए, वर्ष बदलते गए, स्वर्ग और पृथ्वी पलट गए।
वीर ने स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित किया। उसका शरीर लगातार बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। उसकी आत्मा की गहराई से एक रहस्यमय प्राचीन स्मृति जागृत हुई। स्वर्ग और पृथ्वी में एक अमर पत्थर था, जिसकी ऊंचाई 3 झांग 6 ची 5 क्यून और परिधि 2 झांग 4 ची थी। 3 झांग 6 ची 5 क्यून ऊंचाई खगोलीय चक्र के 365 अंशों के अनुरूप थी। परिधि 2 झांग 4 ची कैलेंडर के 24 सौर पदों के अनुरूप थी। शीर्ष पर 9 छिद्र और 8 छेद थे, जो 9 महलों और 8 त्रिग्रामों के अनुरूप थे। इसके चारों ओर कोई पेड़ छाया नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बाएं और दाएं इसे सुशोभित कर रहे थे ऑर्किड फूल। दुनिया के निर्माण के बाद से ये स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के सार द्वारा पोषित किया गया था। लंबे समय के बाद इसने आध्यात्मिक जागरूकता विकसित की। इसके भीतर एक अमर भ्रूण का निर्माण हुआ। हवा को देखते ही वह एक पत्थर के बंदर में बदल गया, जिसके पास 5 इंद्रियां और 4 अंग थे। एक स्तब्धता में उसने समय का पता ही नहीं लगाया, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के अलग होने से पहले अराजकता की स्थिति में था। वीर का शरीर अनजाने में काफी बड़ा हो गया था, फिर भी वह इस तंग जगह में एक पिंजरे की तरह सिकुड़ा हुआ था, जो उसे हिलने से रोकता था। उसके हृदय में द्वेष की लहर उठी। वह अपने सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर देना चाहता था। अज्ञात समय के बाद वीर का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और वह इसे और सहन नहीं कर सका। मुझे इसे खोलने दो, आहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, पूरी ताकत लगा दी और उन्हें अपने सामने रखे कठोर खोल पर जोर से पटक दिया। एक दरार के साथ वीर को ये स्वर्गीय संगीत जैसा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने एक दरार सी पड़ गई, जिससे हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी और हवा ताजी हो गई थी। उसने गहरी सांस ली। यह आजादी की सांस थी। वीर बहुत खुश था, पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था, बार बार मुक्के मार रहा था, जैसे पंडु स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रहा हो, अपने सामने के अंधेरे को चीर रहा हो और एक स्पष्ट दुनिया को प्रकट कर रहा हो। अंततः भारी गोला एक धमाके के साथ ढह गया और पत्थर की धूल के ढेर में बदल गया तथा केवल एक छोटा सा झुका हुआ व्यक्ति वहां खड़ा रह गया। वीर ने खुद को एकटक देखा। एक बंदर का शरीर और बंदर के पंजे, चारों ओर सुनहरे बंदर के फर हवा में लहरा रहे थे। मैं बन गया हूँ बंदर, एक पत्थर का बंदर जो अभी अभी चट्टान से बाहर निकला है। अध्याय 73, सार को क्यूई में परिष्कृत करना। इसकी उपस्थिति विशाल महासागर पर छाई हुई है। इसकी शक्ति झिलमिलाते समुद्र को विस्मित कर देती है। इसकी उपस्थिति विशाल महासागर पर छाई हुई है, जहां चांदी के पहाड़ों जैसी लहरें उठती हैं, जहां मछलियां शरण पाती हैं। इसकी शक्ति झिलमिलाते समुद्र पर छाई हुई है, जहां बर्फ से ढकी चोटियों जैसी लहरें हैं, जहां क्रैकन रसातल से निकलते हैं। पूर्वी छोर पर, जहां लकड़ी और आग का मिलन होता है, पूर्वी सागर के ऊपर एक विशाल शिखर ऊंचा उठता है। लाल रंग की चट्टानें और अजीबोगरीब चट्टानें खड़ी अद्भुत चोटियां बनाती हैं। लाल रंग की चट्टानों पर फीनिक्स का एक जोड़ा चिल्ला रहा है। खड़ी चट्टानों के सामने एक किलिन अकेला आराम कर रहा है। चोटी से अक्सर तीतरों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और पत्थर की गुफाओं में ड्रैगन अक्सर आते जाते दिखाई देते हैं। जंगल के भीतर अमर हिरन और दिव्य लोमड़ियां हैं। पेड़ों पर आत्मा पक्षी और काले सारस हैं। अमर पौधे और अद्भुत फूल कभी नहीं मुरझाते और हरे चीड़ और सरू के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। अमर आड़ू लगातार फल देते हैं और ऊंचे बांस अक्सर बादलों को थामे रहते हैं। एक गहरी घाटी बेलों से घनी है और आसपास के तटबंध नई घास से ताजे हैं। लहरें किनारे से टकराती हैं। समुद्र में एक अलग द्वीप, शांत अमर पौधों के साथ प्राचीन जंगल का एक दृश्य, पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा। हालांकि एकांत शिखर पर खड़े होकर वीर ने अपने सामने के सुंदर दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर आंसू और हंसी का मिश्रण था। वह अपने पैरों के नीचे पड़े पत्थर के खोल को घूर रहा था, बार बार अपने रोएंदा सुनहरे फर को छू रहा था। यद्यपि वह अपना पूरा रूप नहीं देख सका, फिर भी वीर ने मोटे तौर पर एक धारणा बना ली। एक वज्र देवता का मुंह, एक प्रमुख गाल की हड्डी, झुके हुए पैर। ये सही है, अब मैं एक वानर हूं। पाह, मैं वानर नहीं हूं, मैं तो बस वानर बन गया हूं। नहीं, मैं अभी तक वानर नहीं बना हूं, मैं अब बस वानर जैसा दिखता हूं। कितनी गड़बड़ है। वीर ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि जब से वह बंदर बना है, उसका दिमाग खराब हो गया है। उदास महसूस कर रहा हूं, मशरूम जैसा महसूस कर रहा हूं। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां पत्थर के खोल को जमीन पर रगड़ रही थी। अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। वह एक बंदर बन गया था, एक नवजात पत्थर बंदर। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका दिमाग फिर से उलझन में पड़ गया। लेकिन ये सही नहीं है।
किंवदंती के अनुसार जब पत्थर बंदर का जन्म हुआ तो क्या उसने अपनी आंखों से सुनहरी रोशनी नहीं छोड़ी और चारों दिशाओं को प्रणाम नहीं किया? यह मेरे लिए इतना कम महत्वपूर्ण क्यों है, इतना कम महत्वपूर्ण कि मुझे रोने का मन करता है? ये भी सही नहीं है। मैं इस पर क्यों अटका हुआ हूँ? मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अचानक बंदर क्यों बन गया। डॉट डॉट डॉट। हर बार जब भी वीर के विचार मुख्य विषय पर लौटने की कोशिश करते, वे लगातार भटक जाते, पूरी तरह से पटरी से उतर जाते। अंततः उसका सिर गूदे में बदल गया, एक उलझी हुई गंदगी में। गुर्र। एक तेज गड़गड़ाहट ने उसे उसकी अंतहीन परेशानियों से चौंका दिया। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ समझ आ गया था, बल्कि वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना पेट पकड़ लिया। वह भूखा था, उसे पता ही नहीं था कि वह एकांत चोटी पर पूरी रात बिता चुका था। भोर हुई और उसे भूख लगने लगी। वीर ने नम आंखों से दूर तक देखा, अवाक और भावनाओं से घुटा हुआ, और खुद को एक मूर्ख बंदर जैसा महसूस कर रहा था। ये भूख इतनी तीव्र थी कि वह पूरी तरह से कमजोर हो गया। आखिरकार वीर तो एक नवजात पत्थर बंदर था, उसका शरीर कमजोर था और उसने अब तक एक भी निवाला नहीं खाया था। असहायता से भरकर उसके पास अपना सारा दुख और उलझन त्याग कर भोजन की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से विदेश में स्थित यह एकांत द्वीप एक सांसारिक स्वर्ग था, जहां खिलते हुए फूल, हरे भरे पेड़ और अनगिनत अमर फल थे। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, वीर को एक घना आड़ू का बाग दिखाई दिया, जिसमें मुट्ठी जितने बड़े चमकीले लाल आड़ू थे, जो मीठे और स्वादिष्ट थे। वीर खुद को रोक नहीं सका, उसने अपने होंठ चाटे और फुसफुसाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। स्क्रीड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वीर को महसूस हुआ कि वानर बनने के बाद उसकी प्रवृत्ति भी वानर की ओर मुड़ गई है। वह इतनी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, मानो सचमुच बंदर बन गया हो। नहीं, वह तो पहले से ही एक वानर था। बीती बातें भूल जाए, जीवन ने पहले ही कई तूफान देखे हैं। नहीं, इसका मतलब है वानर जीवन ने पहले ही कई तूफान देखे हैं। ये सचमुच एक दुखद कहानी है। गिरते आंसुओं को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूं। जेपीजी। वीर का पेट गुर्रा रहा था, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने दुख को भूख में बदल दिया और आड़ू खाने लगा। एक काटने पर पष्ट की आवाज आई और रस छलक गया, यहां तक कि उसकी छाती पर लगे बाल भी गीले हो गए। वीर की आंखें फौरन चौड़ी हो गईं। ये अब तक खाए गए सबसे बेहतरीन आड़ू थे, मीठे लेकिन कसैले नहीं, ताजे और स्वादिष्ट, और फलों के गूदे से एक ऐसी सुंदर खुशबू आ रही थी जो ताजगी दे रही थी और उसे और ज्यादा खाने की इच्छा जगा रही थी, खुद को रोक नहीं पा रही थी। चूंकि इस जंगल में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वीर ने स्वाभाविक रूप से खुद को नहीं रोका। उसने अपने दोनों हाथों में एक एक आड़ू पकड़ा, अपनी बाहों में आड़ूओं का ढेर उठाया और अपने दोनों पैरों में एक एक आड़ू पकड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। वीर थोड़ा रुका, पर उसे इन छोटी मोटी बातों की कोई परवाह नहीं थी। एक पल में उसने सारे विचार एक तरफ फेंक दिए और खुद को आड़ू खाने में डुबो दिया, खूब मजा ले रहा था। आखिरकार वह बहुत ज्यादा नखरेबाज हो गया, आड़ू के सिर्फ सबसे अच्छे हिस्से ही खाता और बाकी फेंक देता। एक अमीर बंदर इतना ज्यादा खर्चीला होता है। कुछ ही देर में पेड़ के नीचे की जमीन फलों की गुठलियों से भर गई। बिल्कुल भी पर्यावरण के अनुकूल या स्वच्छ नहीं। वीर ने अपनी कारीगरी को देखा और हंस पड़ा। मैं एक बंदर हूं, मैं किससे डरूं? वह तब तक खाता रहा जब तक उसका पूरा सुनहरा फर आड़ू के रस से सना नहीं गया। वह मुस्कुरा रहा था, अपने दांत दिखा रहा था, पूरी दुनिया को एक जीवित सांस लेने वाले बंदर की तरह देख रहा था। उसने अपने गोल पेट को सहलाया, आराम से तानकर एक पेड़ की टहनी पर टिक गया। पहाड़ी हवा बह रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडक महसूस कर रहा था, और उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। मैं ओल्ड संत नहीं, मैंने ओल्ड फैंग ने कब इतना संतोषपूर्वक खाना खाया है। उसकी भावनाएं भड़क उठी, उसने अपना संतुलन खो दिया और अचानक पेड़ की शाखा से नीचे गिर गया। 30 मीटर ऊंचे पेड़ से वह जमीन पर जोर से गिरा, जिससे धरती में एक बंदर के आकार का गड्ढा बन गया। लेकिन अगले ही पल वह पलट गया और पूरी तरह से सुरक्षित छेद से बाहर आ गया। पत्थर के बंदर स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, उनकी त्वचा पत्थर की और हड्डियां लोहे की होती हैं, उन पर ब्लेड और तलवारों का कोई असर नहीं होता। यह कोई मजाक नहीं है। ये छोटी सी टक्कर क्या है? मैं पूछता हूँ। नर वानर तो अवश्य ही कठोर होगा, और कौन है? वीर फुर्ती से उठा, अपने ऊपर से धूल झाड़ी और वापस पेड़ पर चढ़ने ही वाला था। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए।
उसने अपने पेट में आड़ू के गूदे में एक समृद्ध ऊर्जा महसूस की जो पानी की तरह ठंडी थी और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। यह ऊर्जा विस्फोटक नहीं थी, ये बहुत कोमल थी, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी और यह अत्यधिक तेजी से उमड़ रही थी। यह पानी की तरह थी जो जीवन का स्रोत है, लेकिन एक बार जब ये बाढ़ में बह जाता है तो यह एक आपदा बन जाता है। वह अपने भीतर उमड़ती ऊर्जा की बाढ़ से फटने ही वाला था। इतने छोटे आड़ू में इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है? वीर बहुत हैरान था। इसके अलावा ये ठंडी ऊर्जा उसे बहुत परिचित लगी, ये जीन पोषण में निहित आत्मा कण ऊर्जा थी। क्या करें? वीर चिंतित हो गया। अगर उसे जल्दी ही कोई हल नहीं मिला तो वह फट ही जाएगा। ठीक इसी नाजुक पल में उसके मन में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। हालांकि वह बहुत पहले ही भूल चुकी थी, लेकिन सही मौका आने पर वह स्वाभाविक रूप से फिर से उभर आएगी। यह एक सहज प्रवृत्ति थी, जन्म से ही ज्ञान। वीर का हृदय प्रबुद्ध हो गया। वह पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ पेट पर सपाट रखे हुए थे, पांचों केंद्र ऊपर की ओर थे। उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसकी नाभि से 3 इंच नीचे उसके डेंटियन में एक भंवर दिखाई दिया, मानो कोई ब्लैक होल हो जो सब कुछ निगल रहा हो। आत्मा कण ऊर्जा थके हुए पक्षियों की तरह अपने जंगल में लौटते हुए उसमें डाली गई, केवल भंवर द्वारा मंथन और टूटने के लिए शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसे उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। वीर को तुरंत अपने अंदर फर्क महसूस हुआ। उसके शरीर के विभिन्न अंग लगातार आत्मा कण ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे और एक सूक्ष्म और गहन परिवर्तन से गुजर रहे थे। उसका शरीर फूले हुए गुब्बारे की तरह बड़ा हो गया, उसकी हड्डियां चटकने लगीं, मांसपेशियां लंबी हो गईं और उसका सुनहरा फर और भी अधिक चमकदार और चकाचौंध हो गया। उसके पूरे शरीर में एक शीतलता छा गई, मानो कोई हल्की हवा उसके चारों ओर घूम रही हो। उसके रोमछिद्र खुल गए और पॉलिश किए हुए शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो गए। जो अमर आड़ू उसने अभी अभी खाए थे वे पोषक तत्वों और ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, तेजी से उसे पुनः ऊर्जा प्रदान करने लगे। उसकी मेरिडियंस के भीतर विशिष्ट मार्गों के साथ बहने लगे, जैसे कि एक झरना लंबे समय से सूखे रेगिस्तान को पोषण दे रहा हो। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक भूखे भूत की तरह पुनर्जन्म लेती हुई ऊर्जा को तृष्णापूर्वक निगलती रही तथा स्वयं को मजबूत बनाती रही। काफी देर बाद वीर धीरे धीरे होश में आया। दर्द बिना किसी निशान के गायब हो गया था और उसका सूजा हुआ पेट भी पिचक गया था। वह खड़ा हो गया, उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया, वस्तुएं 3 इंच तक सिकुड़ गई थीं। उन्होंने पहले भी इस अनुभूति का अनुभव किया था। यह एक अजीब परिवर्तन था जो तब हुआ जब उनका शरीर तेजी से लंबा हो गया। वीर जल्दी से समुद्र तट की ओर दौड़ा। साफ समुद्र के पानी में एक रोएदार वानर की छवि दिखाई दे रही थी, जिसका मुंह वज्र देवता जैसा था और दांत बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल बंदर की प्रतिकृति। लेकिन पहले के विपरीत, यदि वह तब एक दुबला पतला छोटा बंदर था तो अब वह एक पूर्ण विकसित वानर था। इतने बड़े बदलाव के बाद वीर को अपनी पिछली अजीब स्थिति याद आ गई और वह खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वह था मिथकों और किंवदंतियों से क्यूई में परिष्कृत सार। अध्याय 74 सूर्य और चंद्रमा सार। पृथ्वी पर प्राचीन काल में कई सभ्य जातियां और अनगिनत पौराणिक आकृतियां थीं, जिनमें हुआक्सिया सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता शामिल है। हालांकि 4 महान सभ्यताओं में से एकमात्र होने के नाते हुआक्सिया सभ्यता की पौराणिक कथाएं अन्य पौराणिक कथाओं से अलग हैं, जहां देवता स्वाभाविक रूप से दिव्य हैं। हुआक्सिया सभ्यता की पौराणिक कथाएं सबसे अनोखी हैं। हुआक्सिया के पात्रों में ईश्वर, अमर और बुद्ध सभी शब्दों में व्यक्ति का मूलार्थक शब्द शामिल है। ये तथाकथित पौराणिक पात्र हवा से नहीं बने थे, ये सभी मनुष्यों से विकसित हुए थे। क्या देवता, ऋषि, अमर और बुद्ध अपनी स्थिति में पैदा होते हैं? शायद यह आत्म सुधार और भाग्य के प्रति अवज्ञा की भावना है, जैसा कि कहावत में सन्निहित है। स्वर्ग आंदोलनों के माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखता है और एक सज्जन को लगातार आत्मपूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हुआक्सिया सभ्यता के प्राचीन काल से लेकर अंतरतारकीय युग तक जारी रहने का असली कारण है। हुआक्सिया पौराणिक कथाओं में नश्वर लोगों के लिए दिव्य बनने का केवल एक ही तरीका है, साधना। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर वायु आत्मा कणों से भरी हुई थी, जो एक पारलौकिक कण था जो वायु के समान ही घना था, तथा कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी प्रतिभा थी उसे महसूस कर सकता था। प्राचीन साधक इसे स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई कहते थे। वे श्वास अभ्यास के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर सकते थे, खुद को संयमित कर सकते थे और संतत्व तक पहुंच सकते थे।
उन्होंने साधना को निम्नतम से उच्चतम तक 4 चरणों में विभाजित किया। सार को क्यूई में परिष्कृत करना, क्यूई शोधन से आत्मा शोधन से शून्य शोधन और शून्य शोधन से ताओ एकीकरण। प्रत्येक चरण में अलग अलग खेती के तरीके और प्रभाव थे। सार को क्यूई में परिष्कृत करना साधना का पहला चरण है, जो मानव शरीर के सार और रक्त पोषण को परिष्कृत करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मा निरंतर विकसित होता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वीर ने पत्थर के बंदर में रूपांतरित होकर यह विधि बिना किसी गुरु के सीखी थी तथा इसे स्वाभाविक रूप से समझ लिया था। विदेश में स्थित यह एकांत द्वीप एक अमर भूमि है। प्रत्येक पौधा और पेड़ आत्मा कण पदार्थ से बना है, आध्यात्मिक क्यूई से भरा है और इसमें आश्चर्यजनक ऊर्जा है। वीर ने एक ही बार में बहुत सारे अमर आड़ू खा लिए थे और उसके पेट में आत्मा कण ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। अगर उसने क्यूई शोधन तकनीक नहीं समझी होती तो वह लगभग फट ही जाता। ऐसा लगता था कि यह उनकी सहज प्रवृत्ति में छिपी हुई, गहराई से जमी हुई, किसी के द्वारा सिखाई न गई स्मृति थी, लेकिन सही अवसर आने पर यह स्वाभाविक रूप से पुनः उभर आती थी। क्यूई साधना में सार को परिष्कृत करने के सिर्फ एक सत्र में वीर को महसूस हुआ कि वह धरती को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरा है। वीर का शरीर अचानक 10 साल बड़ा हो गया, एक नवजात छोटे बंदर से एक परिपक्व विशाल वानर में बदल गया। उसकी हड्डियां मजबूत हो गईं, अब वह पहले जैसा दुबला पतला नहीं रहा। वह अपने मन में अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक सका। क्यूई में ये शोधन सार शरीर के भीतर पोषक तत्वों को तेजी से पचाने की एक विधि है। अगर इसे उसके मुख्य शरीर पर लागू किया जाए तो क्या यह उसे जीन पोषण को तेजी से पचाने और उन्हें आनुवंशिक क्षमता में बदलने की अनुमति नहीं देगा? यदि ऐसा है तो आनुवंशिक क्षमता की वृद्धि दर निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। वीर के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया। वह अभी इतनी दूर की बात नहीं सोच सकता था। उसकी पहली प्राथमिकता अपनी स्थिति को समझना और कोई रास्ता निकालना था। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। चाहे उसे यहाँ कितने भी बड़े लाभ मिले हों, यदि वह बाहर नहीं निकल सका तो वे बेकार हो जाएंगे। भरपेट खाने पीने के बाद वीर अपने मुख्य शरीर में वापस लौटने का रास्ता खोजते हुए एकांत द्वीप पर घूमने लगा। द्वीप बहुत विशाल था और तटरेखा के किनारे चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह कभी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। वीर ने एकांत शिखर से दूर समुद्र तट को देखा था और उसे एहसास हुआ कि वह समुद्र तट पर एक एकांत द्वीप पर है, जहां मानव निवास का कोई नामोनिशान नहीं है। मैं एक पत्थर बंदर बन गया हूं। क्या ये सचमुच माउंट हुआगुओ हो सकता है? ... ऐसी ही शंकाएं मन में लिए वीर ने अपनी खोज जारी रखी। दिन बीतते गए और पलक झपकते ही 10 दिन से ज्यादा बीत गए। सौभाग्य से वह अलग थलग द्वीप अमर पौधों और फलों के पेड़ों से भरा हुआ था और वीर मोटी सुनहरी फर से ढका हुआ था, इसलिए उसे भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी। वह अपने दिन नग्न और निर्लज होकर घूमते हुए बिताता था। आध्यात्मिक क्यूई से भरपूर अमर फल खाने से वीर ने क्यूई में सार को परिष्कृत किया और उसका शरीर तेजी से मजबूत हो गया। एक द्विपाद 1.9 मीटर लंबा महान वानर में परिवर्तित हो गया, जो बंदरों के बीच एक विशालकाय था। लेकिन अगर वह बंदरों का राजा बन भी गया तो क्या हुआ? वह तो फिर भी बंदर ही था। ये वास्तव में गहन दुख की कहानी थी। ये द्वीप, जिसके बारे में संदेह है कि यह माउंट हुआगुओ है, विदेश में अलग थलग था और इसने एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया था। वीर ने पिछले कुछ दिनों में कई सियार, भेड़िए, बाघ, चीते और दूसरे खूंखार जानवर देखे थे, लेकिन वह आसानी से हार नहीं मानता था। इन जंगली जानवरों के नुकीले दांत और नुकीले दांत पत्थर के बंदर के अविनाशी शरीर के सामने बेकार थे। वीर युद्ध कला में निपुण था। जब उसने अपने मूव्स छोड़े तो वे शक्तिशाली और भारी थे, जिससे वे भाग खड़े हुए और चाहते थे कि वे जितना हो सके दूर भाग जाएं, और अब इस द्विपाद 2 पैरों वाले जानवर को उकसाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में पहाड़ों में बाघों के होते हुए भी बंदर राजा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वीर ने कई दुर्लभ और विदेशी जानवर भी देखे, जैसे सिका हिरण, मोर और हरे बैल, लेकिन उनकी प्रजाति की संख्या इससे कहीं अधिक थी। आड़ू के जंगल में और पहाड़ी नदियों के बीच फुर्तीले बंदर लगातार उछलते रहते थे, बिना रुके चहचहाते रहते थे। जब उन्होंने वीर नामक इस विशालकाय बंदर समुदाय को देखा तो सबने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। कई बलवान बंदरों ने तो बार बार अपने पंजे हिलाकर डराने वाले और भयंकर हाव भाव करके इस अजीबोगरीब समुदाय को भगाने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी मादा बंदरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नर बंदरों को अपने पीछे नग्न मादा बंदरों को सतर्कतापूर्वक रोकते हुए देखकर वीर ने असहाय होकर शिकायत की।
वह इन रिश्तेदारों के साथ कोई उलझाव नहीं चाहता था और जल्दी से वहां से चला गया। उसके पीछे खड़े नर बंदरों ने तुरंत ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया तथा इस शक्तिशाली रिश्तेदार को भगा देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। और कौन, इस बंदर से मादा बंदर को छीनने की हिम्मत किसमें है? बंदरों के झुंड की शरारत भरी हंसी। वीर ने अपने कदम रोक लिए, फिर तेजी से चलने लगा और पलक झपकते ही बंदरों की नजरों से ओझल हो गया। द्वीप बहुत विशाल था। पिछले कुछ दिनों में उसने उसका 10वां हिस्सा भी नहीं देखा था। अनजाने में ही रात हो गई और तारों भरा आकाश उल्टा लटक गया, अविश्वसनीय रूप से चमकदार। वीर एक चट्टान पर चुपचाप बैठा था, एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दे रहा था, ऊपर तारों भरे आकाश को देख रहा था और चुपके से आहें भर रहा था। दूर पहाड़ों से वानरों की चीखें और भेड़ियों की चीखें आ रही थीं। इतने समय बाद भी वह समझ नहीं पाया, एक पूरी तरह से अच्छा जीन विकास, क्या यह एक अंतरतारकीय कृषक बनने के लिए एक सफलता नहीं थी? वह बंदर कैसे बन गया? ये तो बहुत अतिशयोक्ति थी। आज पूर्णिमा की एक अनोखी रात थी। चांद एक प्लेट जितना बड़ा था, हजारों चांदी की किरणें बिखेर रहा था। वीर शून्य भाव से देखता रहा, उसकी आंखें ऊपर चंद्रमा पर टिकी थीं, फिर भी उसने यह नहीं देखा कि चांदनी उसकी दृष्टि में बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसकी आंखों के करीब आ रही थी, उसकी आत्मा को उसमें खींच रही थी। चांदनी उसके शरीर पर हल्की हवा की तरह पड़ रही थी, जिससे उसे ठंडक और आराम महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने सांस ली, चांदनी सभी दिशाओं से एकत्रित होकर चांदी के प्रकाश के तंतुओं में परिवर्तित हो गई, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसके पूरे अस्तित्व को अंदर से बाहर तक साफ कर दिया, उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पारदर्शी बना दिया और उसके रोमछिद्रों को खोल दिया। ओह! उसके हृदय की गहराई से एक आग्रह उमड़ पड़ा। वीर अपनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रख सका और अपनी पीठ को मुड़कर आकाश की ओर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एक ऊंची, दूर से आती हुई, विशाल और विस्तृत चीख असीम स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। आसपास की चांदनी तुरंत ही उन्मत्ततापूर्वक खींची गई, वीर के रोमछिद्रों और उसके शरीर के एक्यूपॉइंट्स में प्रवेश कर गई तथा एक ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो उसके सभी मेरिडियंस से प्रवाहित हुई। उसका मन अधिकाधिक स्पष्ट होता गया, उसके विचार सक्रिय होते गए, मानो कोई जन्मजात ज्ञान जागृत हो गया हो। उसकी आत्मा तैर रही थी, उसके शरीर से अलग होकर और चांदनी में नहा रही थी। वह शुद्ध और स्वच्छ थी, रंगीन शीशे की तरह चमक रही थी। उसके मन में एक अजीब सी स्मृति उभरी, सूर्य और चंद्रमा का सार। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में पक्षी और पशु सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर लेते थे, स्वयं को संयमित कर लेते थे, अपनी बुद्धि को जागृत कर लेते थे, अपने मूल रूप को त्याग देते थे और राक्षसों में परिवर्तित हो जाते थे। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के तथाकथित सार को विज्ञान द्वारा बहुत पहले ही रहस्य से मुक्त कर दिया गया था। यद्यपि वह वर्तमान में चांदनी को अवशोषित कर रहा था, चांदनी अन्य ग्रहों पर सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र थी। और सूर्य का प्रकाश मूलतः तारों का प्रकाश है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक रूप है। ब्रह्मांड ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा, शून्य बिंदु ऊर्जा, जैव ऊर्जा शामिल है, और इन्हें विभिन्न श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। सूर्य और चंद्रमा का सार मूलतः तारा ऊर्जा है, जो एक प्रकार की उन्नत ऊर्जा है। सूर्य और चंद्रमा की चमक का तथाकथित अवशोषण बुद्धि को जागृत करने और आत्मा को शांत करने के लिए स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने और निकालने की श्वास तकनीक का एक रूप मात्र है। हालांकि यह विधि अत्यंत दुर्लभ है, इसके अस्तित्व के बारे में केवल अफवाह ही है तथा बहुत कम लोग इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन इस समय स्टार ब्रीदिंग तकनीक और मेरिडियन परिसंचरण आरेख स्वाभाविक रूप से वीर के दिमाग में आए। सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने की इस विधि को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के बाद वीर खुश नहीं था, इसके बजाय उसे एक आंतरिक भय महसूस हुआ। जब से उन्होंने एक पाषाण बंदर के रूप में अवतार लिया था, तब से उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें घटित हुई थीं, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे कि एक प्राचीन भूत उनके शरीर के भीतर गहराई से छिपा हुआ था, जो लगातार उनके साथ हस्तक्षेप करने के लिए उभर रहा था। वीर को एहसास हुआ कि वह अधिकाधिक बंदर जैसा होता जा रहा है, उसकी तर्कशक्ति बंदर की सहज प्रवृत्ति के आगे झुकने लगी है, धीरे धीरे उसे आत्मसात करने लगी है। क्या यह हो सकता है कि वह सचमुच एक मनुष्य था जिसका बंदर बनना तय था? अध्याय 75 अमरता का मिथक। क्यूई विधि में सार को परिष्कृत करने से लेकर स्टार ब्रीदिंग तकनीक तक, वीर ने पाया कि उसके साथ लगातार ऐसी चीजें घटित हो रही थीं जो उसके नियंत्रण से परे थीं। ये निश्चित रूप से संयोग नहीं था।
ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में कोई भूत छिपा हुआ है, जो कभी कभी वीर के विचारों में हस्तक्षेप करने के लिए उभर आता है। उसका मन अस्तव्यस्त हो गया और उसका स्वभाव धीरे धीरे एक बंदर जैसा हो गया, धीरे धीरे आत्मसात हो गया, यहाँ तक कि उसके विचार भी गड़बड़ा गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वीर को लगा कि उसकी आत्मचेतना भी एक पत्थर के बंदर में बदल जाएगी और वह स्वयं को मनुष्य नहीं बल्कि एक वानर मान लेगा। ये सही नहीं है। वीर अचानक जाग गया, उससे लगा कि कुछ गड़बड़ है, चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे। उसने केवल पाषाण बंदर जीन को जागृत किया था, उसके लिए वास्तव में वानर बनना असंभव था। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति जागृत होकर कोई भी जीन बन जाता है। प्राचीन पृथ्वी के विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों में अनगिनत राक्षस और दैत्य थे। पूर्वी राक्षस, शैतान, भूत और दैत्य, पश्चिमी में रुसा, ड्रैगन, हाइड्रा। इंटरस्टेलर इतना विशाल था, एक विशाल आबादी के साथ ऐसे लोग थे जो सभी प्रकार के जीन को जागृत करते थे। क्या तब हर कोई राक्षस नहीं बन जाता? यह न तो वैज्ञानिक था और न ही आनुवंशिक, और ये तर्क के अनुरूप नहीं था। ... वीर को वे हिस्से याद आ गए जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। ज्यादा संभावना यही थी कि पत्थर के बंदर में तब्दील होने के बाद उसने बंदर की सहज प्रवृत्ति को आत्मसात कर लिया और कुछ यादें खो दी। अब सूर्य और चंद्रमा के सार के अवशोषण के साथ उसकी बुद्धि विकसित हो गई थी और उसने ये यादें पुनः प्राप्त कर ली थीं। वीर ने अंधाधुंध खोज बंद कर दी और शांत होकर सोचने लगा। उसके विचार और भी स्पष्ट होते गए और वह भ्रमों को समझ पाया। यह मिथक जीन के सार से संबंधित है। मिथ जीन क्या है? पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं में देवता, दानव, अमर और बुद्ध माने जाने वाले प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे अपने जीवन के सार को स्थूल से सूक्ष्म स्तर तक बदल देते थे और अपने जीन में असाधारण विशेषताएं छोड़ जाते थे। इसलिए मिथ जीन को असाधारण विशेषताएं विरासत में मिलती हैं, न कि रूप या नस्ल जैसे सामान्य तत्व। ये वैसा ही है जैसे अगर माता पिता लंबे और काले बाल वाले हों तो उनका बच्चा नाटा नहीं होगा और उसके बाल भी काले होंगे, लेकिन उनका अपने माता पिता जैसा दिखना नामुमकिन है। ये भी वही सिद्धांत है। चूंकि मिथक जीन में असाधारण विशेषताएं होती हैं, इसलिए जागृति के बाद भी व्यक्ति 100% मानव ही रहता है। उसका दानव, शैतान, भूत या राक्षस में परिवर्तित होना असंभव है। इसी तरह वीर सिर्फ इसलिए वानर में नहीं बदल जाएगा क्योंकि उसने स्टोन मंकी जीन को जागृत कर लिया है। ये तो एक आदिम जीन का जागरण मात्र है। ये पुनर्जन्म जैसी विचित्र घटना का कारण कैसे बन सकता है? और अंतरिक्ष में स्थानांतरण, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार सार्वभौमिक विमानों में स्थानांतरण के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? क्या ये वास्तव में जीन विकास के लिए आवश्यक है? वीर को लगा कि यह तो राय का पहाड़ बनाने जैसा है। ये हो सकता है। वीर को एक अंतर्दृष्टि का झटका लगा और उसे मिथ जीन के बारे में एक छिपा हुआ रिकॉर्ड याद आया। किंवदंती है कि देवताओं, संतों, अमर और बुद्धों के भी अलग अलग पद होते हैं। जब देवता और दानव परम शक्तिशाली हो जाते हैं और परम देव और दानव के पद तक पहुंच जाते हैं, तो उनका अस्तित्व ही एक असाधारण विशेषता, एक विशिष्ट शक्ति का अवतार बन जाता है। प्रत्येक परम देवता और दानव ब्रह्मांड में अद्वितीय और अपूरणीय है। शरीर, आत्मा, स्मृति सभी एक हो जाते हैं, जिनमें अमरता की विशेषता होती है। भले ही वे राख में बदल जाएं, लेकिन जब तक जीवन का कोई अंश शेष है, सही अवसर मिलने पर वे पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये समझना कठिन हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये काफी सरल है। उदाहरण के लिए, ड्रैगन स्वाभाविक रूप से दिव्य प्राणी है और ड्रैगन दाव आपको ड्रैगन की असाधारण विशेषताएं प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन ड्रैगन के भी पद होते हैं। ड्रैगन का पूर्वज भी पहला ड्रैगन है और पैतृक ड्रैगन ब्रह्मांड में अद्वितीय है, केवल एक ही मौजूद है, कोई दूसरा नहीं। और ड्रैगन के 9 बेटे होते हैं। पैतृक ड्रैगन के गुण हर ड्रैगन प्रजाति में विरासत में मिलते हैं। अगर जीन स्तर पर प्राचीन रक्तरेखा का पता लगाया जाए तो ये सचमुच संभव हो सकता है। ईश्वर के बीच ये अजेय अस्तित्व अपनी असाधारण विशेषताओं को मिथक जीन के भीतर विरासत में पाते हैं और यह बहुत संभव है कि स्मृतियां भी उनके भीतर संरक्षित हों। यह मिथक सिद्धांत में एक बहुत ही विशेष अनुमान है जो अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। इसे मिथक अमरता अनुमान कहा जाता है और जीन के भीतर स्मृतियों का संरक्षण भी इस अनुमान का एक हिस्सा साबित होता है। अनगिनत इंटरस्टेलर कल्टीवेटर्स के व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार, जब कोई व्यक्ति ऐसे शक्तिशाली जीन को जागृत करता है, तो वे जीन को गहराई से विकसित करके इन अमर मिथक यादों को प्राप्त कर सकते हैं और प्राचीन देवताओं और राक्षसों की विरासत हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीन को लिगेसी जीन कहा जाता है।
विरासत जीन एक प्रकार का जीन है, इसमें उच्च या निम्न रैंक का कोई भेद नहीं है। और लिगेसी जीन्स की एक प्रमुख विशेषता है विशिष्टता। अधिकांश जीन सामान्य जीन होते हैं और उनकी क्षमताओं और विशेषताओं में अक्सर समानताएं होती हैं, जिससे विभिन्न जीन दावों का विकास संभव होता है। उदाहरण के लिए एक ही टाइटन जीन विभिन्न दावों में विकसित हो सकता है, जैसे लावा टाइटन, फ्रॉस्ट टाइटन इत्यादि। हालांकि विरासत जीन अलग होते हैं, उनमें एक अनोखी मिथक विरासत होती है। एक बार ऐसा जीन जागृत हो जाए तो केवल एक ही दांव का अनुसरण करना होता है। क्योंकि उन सर्वोच्च देवताओं और दानवों के दांव अद्वितीय हैं, एक बार कोई उस मार्ग पर चल पड़ता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? वीर का हृदय द्रवित हो उठा। ये बहुत संभव था। जब पौराणिक पात्रों की बात आती है तो सन वुकोंग, जिसने बाद में स्वर्ग में तबाही मचाई और स्वर्ग के बराबर था, निश्चित रूप से सर्वोच्च देवता और दानव पात्रों में गिना जाता है। इस संसार में अनेक प्रकार के वानर हैं, परंतु स्वर्ग के समान महान ऋषि केवल एक ही है। स्टोन मन की जीन निश्चित रूप से ऐसी क्षमता वाला एक विरासत जीन है और सन वुकोन की शक्ति कल्पना से परे थी। इस जीन स्मृति का संचरण आदिम जीन स्तर पर शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि स्टोन मन की जीन के पास केवल एक ही रास्ता है, सन वुकोन बनना। क्या यह हो सकता है कि जो मैंने देखा वह वास्तव में सन वुकोन की यादें थी जो उसके जीन में बची थी? वीर को अचानक समझ आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुन वुकोन की क्षमताएं इतनी शक्तिशाली थीं कि सिर्फ उसकी यादें ही एक वास्तविक भ्रम पैदा कर सकती थीं, उसे अपनी ओर खींच सकती थी, भयानक और भयावह। इसीलिए वह इतना तल्लीन था कि खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। उन्होंने जो अनुभव किया वह सन वुकोन के अनुभव और यादें होनी चाहिए जब वह अभी भी एक पत्थर बंदर था। उन अभिलेखों के अनुसार जीन स्मृतियों का पता लगाने से संभवतः किसी को अपने पूर्वजों की कुछ निश्चित क्षमताएं या मिथक विरासतें प्राप्त हो सकती हैं। साधना की इस विधि को स्मरण विधि कहा जाता है। पूर्वजों से आंशिक विरासत प्राप्त करने के लिए जीनों में निहित प्राचीन स्मृतियों को याद करना, वास्तव में ऐसी विरासत जीनों की यही शक्ति है। स्टोन मंकी की सहज प्रवृत्ति को जागृत करके वीर ने सार को क्यूई में परिष्कृत करना और स्टार ब्रीदिंग तकनीक सीखी। क्या यह एक मिथक विरासत नहीं है? हालांकि क्योंकि यह केवल स्टोन मन की जीन था, इसकी रैंक बहुत कम थी और यादें सीमित थीं, इसलिए वह एक बार में बहुत अधिक सामग्री नहीं देख सकता था। लेकिन वीर का मानना था कि रिकॉल विधि के माध्यम से अपने पूर्वजों की यादों को लगातार खोजने से उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी, जीन में छिपी यादें बाहर नहीं आ सकी। मिथक स्मृतियां कितनी विशाल थीं, उन्हें कम समय में याद नहीं किया जा सकता था। अब उसे अपनी साधना को स्थिर करने की आवश्यकता थी। स्टोन मन की जीन का संश्लेषण अभी अभी हुआ था। पहले उसे इससे परिचित होना था, बाद में इस स्मृति भ्रम पर पुनः विचार करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन बाहर कैसे निकले? वीर कुछ देर तक सोचता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें साफ हो गईं। चूंकि यह एक भ्रम था, इसलिए ये स्पष्टतः एक मानसिक धोखा था जो किसी भ्रमात्मक तकनीक या स्वप्न के समान था। और मुझे जो करने की जरूरत है वह है स्वयं को जगाना, न कि उसमें तल्लीन बने रहना। ये सोचते ही वीर को तुरंत एक विचार सूझा। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसका मन एक अंधेरे विस्तार में डूबता जा रहा था, मानो कोई प्राचीन बिना लहरों वाला कुआं हो। धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा था। उनकी मनस्थिति एक शांत झील की तरह थी जो लहरों से अप्रभावित थी। जागो जागो जागो, एक धीमी आवाज उसके हृदय की गहराइयों से गूंजती हुई दूर और पास दोनों कानों तक पहुंचती है और उसके मन की झील में हल्की लहरें फैल जाती हैं। भ्रम को तोड़ते हुए वीर ने गौर से देखा कि आसपास का वातावरण शीशे की तरह बिखर गया है। दुनिया के किनारों से एक घना कोहरा उठ रहा था जो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था, अविश्वसनीय रूप से भ्रामक होता जा रहा था और अब सच्चाई को छुपाने में असमर्थ था। वीर की चेतना अधिकाधिक स्पष्ट होती गई, मानो वह किसी दलदल से बाहर निकल रहा हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। भ्रम पूरी तरह टूट गया और वह कमरे में खड़ा था। उसके शरीर पर बस एक चिपचिपा असहज एहसास रह गया था। जीन विकास में शरीर का शुद्धिकरण शामिल था और ये वो अशुद्धियां थीं जिन्हें भीतर से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन वीर के पास खुद को साफ करने का समय नहीं था। उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ गए थे। नाम वीर। जीवन शक्ति 10.1। आदिम जीन स्टोन मन की जीन 1। मूल जीन वानर जीन 10। पाषाण भ्रूण जीन 10। एड्रेनालाइन जीन 1। आनुवंशिक क्षमता 821%। अध्याय 76। अंतरतारकीय भिक्षु।
उसके सामने एक नया जीवन गुण प्रकट हुआ और वीर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जीवन शक्ति 10.1। इसने तुरंत ही 10 का आंकड़ा पार कर लिया तथा दोहरे अंक तक पहुंच गया, जो खाद्य श्रृंखला में जीवन का एक उच्च स्तर था। यद्यपि उसने अभी तक असाधारण स्तर को नहीं छुआ था, फिर भी वह पहले से ही साधारण जीवन ग्रहों पर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर था, एक ऐसा प्रभुत्वशाली प्राणी जिसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था। केवल प्राचीन पृथ्वी युग की नीली व्हेल और जुरासिक युग के टायरानोसोरस रेक्स में ही इतनी अधिक जीवन शक्ति थी, जो दोहरे अंक तक पहुंच सकती थी। दूसरे शब्दों में, वीर अभी भी मानव जैसा दिखता था, लेकिन उसे पहले से ही एक मानव जैसा टायरानोसोरस रेक्स माना जा सकता था। वीर को खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले उनकी जीवन शक्ति 5.6 तक पहुंच गई थी और उन्हें लगता था कि वह काफी मजबूत है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इंटरस्टेलर कल्टीवेटर तक पहुंचने के बाद उनकी जीवन शक्ति लगभग दोगुनी हो जाएगी, सीधे 10 से अधिक हो जाएगी। जैसा कि एक अंतरतारकीय साधक से अपेक्षा की जाती है, एक साधना प्रशिक्षु की तुलना में इसमें बहुत अंतर था। एक बार इसे प्राप्त कर लेने पर यह ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाने वाली काप की तरह था, जिसमें भविष्य के लिए असीम संभावनाएं थीं। जीवन शक्ति में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद वीर को पहले जैसी शक्ति का अचानक उभार महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे कि उसके शरीर के भीतर गहराई से छिपी हुई कोई सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई हो। मछलियों में शल्क होते हैं और वे पानी में तैर सकती हैं। पक्षियों के पंख होते हैं और वे आकाश में उड़ते हैं। विभिन्न प्राणियों में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। यह अनोखी अनुभूति मनुष्यों में निहित एक स्वाभाविक जीवन प्रवृत्ति की तरह थी, जो शरीर के भीतर गहराई से छिपी हुई थी, लंबे समय से विस्मृत थी और अब अंतरतारकीय साधक बनने पर जीवन स्तर के विकास के साथ पुनः जागृत हो गई है। हालांकि अब यह एक अस्पष्ट सी अनुभूति थी, फिर भी वह एक क्षण के लिए इसे समझ नहीं सका। लेकिन ये बिल्कुल सच था, ठीक वैसे ही जैसे मछलियां तैरने के लिए और पक्षी उड़ने के लिए पैदा होते हैं। एक बार जब कोई सहज ज्ञान जागृत हो जाता है तो उसे फिर कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस बात यह थी कि वीर को फिलहाल इस प्रवृत्ति पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। वीर ने शांतिपूर्वक स्वयं को महसूस किया, जीवन के विकास के बाद अपने शरीर से पुनः परिचित हुआ। 10.0 तक की जीवन शक्ति में सफलता केवल ताकत और गति में वृद्धि नहीं थी, बल्कि नियंत्रण की भावना थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक रहस्यमय क्षेत्र के निकट पहुंच रहा है। वह अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम है, इच्छानुसार उसे नियंत्रित कर सकता है तथा अपने शरीर के सभी भागों में शक्ति लगा सकता है। यदि वीर को पहले ऐसा लगता था कि शक्ति आग की तरह है, तो वह आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति के साथ विस्फोटक तात्कालिक रिलीज के लिए गति बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अब उसे लगा कि शक्ति पानी की तरह है, अतुलनीय रूप से कोमल, इच्छानुसार बदलती रहती है। एक बार गति बन जाए तो वह तुरंत एक उफनती बाढ़ में बदल जाती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है और एक अदम्य शक्ति से उसके सामने आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। शक्ति कठोर और लचीली, इच्छानुसार, असंख्य परिवर्तनों के साथ। आदिम युग में मनुष्यों के पास जंगली जानवरों जैसे तीखे पंजे और दांत नहीं थे और उनकी हड्डियां और मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं थीं। उनकी जन्मजात शक्ति कमजोर थी, फिर भी वे अंततः प्राचीन पृथ्वी के शासक बन गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी शक्ति का पूरा उपयोग बिना किसी अपव्यय के बुद्धि का उपयोग करके औजार बनाने में कुशल थे, जिससे वे कमजोर और शक्तिशाली को मात दे सकते थे और खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। नियंत्रण शक्ति जीवन की सबसे सरल और मजबूत प्रवृत्ति है। वीर का हृदय आलोकित हो उठा। उसने अचानक सांस छोड़ी, अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां खोली और जोर से हवा को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की छोटी मांसपेशियां एक पल में हजारों बार तेज गति से कंपन कर रही थीं, जिससे अदृश्य हवा तेजी से उसकी हथेली में इकट्ठा हो रही थी, जिससे एक दृश्यमान क्यूई भावर बन रहा था जो तेजी से घूम रहा था और सीटी जैसी आवाज पैदा कर रहा था। वीर ने अपना एक हाथ मुट्ठी में भींच लिया और जोर जोर से मुक्के मारने लगा। धमाका, क्यू तरंगे उठी और एक शक्तिशाली बल हवा में उछला, मानो अंतरिक्ष को चीर रहा हो, जोर से गर्जना कर रहा हो। बचा हुआ बल किसी भारी हथौड़े की तरह था जो धातु की दीवार पर जोरदार प्रहार कर रहा था और मुट्ठी का एक स्पष्ट निशान छोड़ रहा था। वीर ने पानी खींचती लंबी वेल की तरह गहरी सांस ली, उसकी छाती किसी विशालकाय हाथी की तरह फूल गई। हाँ कहकर उसने अचानक सांस छोड़ी और उसके मुंह से ची की आवाज के साथ एक सफेद रोशनी फूटी, जो उड़ती तलवार की तरह हवा में फैल गई और जमीन में एक छेद बना दिया।
हवा में एक सफेद निशान दिखाई दे रहा था जो काफी समय बाद धीरे धीरे गायब हो गया। दूर से बल प्रक्षेपित करना, सांस से लोगों को घायल करना। वीर को कुछ हद तक ये पता चल गया था कि उसकी जागृत प्रवृत्ति क्या थी और उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मोंके, लातें और प्रहार, यहाँ तक कि सबसे साधारण होन क्वान भी जब वीर द्वारा किया जाता था तो एक राजसी आभा धारण कर लेता था। उसके मुक्कों और लातें हवा में हलचल मचा देती थीं, जिससे ब्लेड की तरह तीखे, दृश्यमान वायु भावर बनते थे जो अदृश्य रूप से लोगों को घायल कर देते थे। वीर की चालें पहले ही उसके शरीर से अलग होने और दूर से लोगों को घायल करने के स्तर तक पहुंच चुकी थीं। हॉन क्वान, बाजी क्वान, ताई ची। प्राचीन पृथ्वी की इन प्राचीन मार्शल आर्ट से लेकर वज्र वशीकरण, दानव मुट्ठी, एक अंतरतारकीय जीन मार्शल आर्ट तक, वीर ने इन्हें एक एक करके प्रदर्शित किया। उसके चारों ओर तूफान घूम रहे थे जिससे आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थीं। एक बार में मुट्ठी तकनीक के 20 से अधिक सेट पूरे करने के बाद वीर का चेहरा लाल नहीं था और उसकी सांस स्थिर थी, जो असाधारण शारीरिक सहनशक्ति का प्रदर्शन था। क्या यही सच्चा अंतरतारकीय साधक है? वीर अपने हाथों को घूरता रहा, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। जब तक आप इस क्षेत्र में नहीं पहुंचते, आप जीवन के विकास में इस छलांग के अद्भुत एहसास को नहीं समझ पाएंगे। यह अवर्णनीय है। ब्रह्मांड का प्रत्येक प्राणी एक अंतहीन खाद्य श्रृंखला में है। जीवन का विकास खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर चढ़ने की एक प्रक्रिया है। खाए जाने से बचने के लिए और दूसरों को खाने के लिए व्यक्ति को विकसित होना होगा, लगातार विकसित होना होगा, जब तक कि वह खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर न पहुंच जाए। वीर को अंतरतारकीय कृषक बनने के बाद शक्ति और गति में होने वाली विशिष्ट वृद्धि के बारे में अस्थायी रूप से अस्पष्टता थी, लेकिन कुछ खोजबीन के बाद उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंदर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की जीवन वृत्ति है। उसके शरीर की हर बूंद शक्ति का इस्तेमाल उसकी इच्छानुसार सबसे तर्कसंगत और कुशल तरीके से किया जा सकता है। समान बल के साथ एक अंतरतारकीय साधक जब ध्यान केंद्रित किया जाता है तो वह एक साधना प्रशिक्षु से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि जीन प्रशिक्षु की प्रारंभिक जीवन शक्ति 1 है जबकि कल्टीवेटर की 10 है। कल्टीवेटर की अंतर्निहित शक्ति प्रशिक्षु की तुलना में कम से कम 10 गुना होती है। जीवन में ऊपर नीचे का अंतर बस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है, एक ऐसा अंतर जिसकी भरपाई संख्याओं से नहीं की जा सकती। जीवन शक्ति में उछाल से साधक की शक्ति और पुनर्प्राप्ति गति प्रशिक्षु की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है। चाहे कितने भी साधना प्रशिक्षु हों, जब तक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता, एक अंतरतारकीय साधक, भले ही वह लोगों के समुद्र में फंस गया हो, संख्या कम होने पर भी पूरी तरह से बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक निकल सकता है। वीर को अपनी असली ताकत का अंदाजा हो चुका था। शक्ति के पूर्ण नियंत्रण ने उसके मूव्स को शरीर की सीमाओं से मुक्त होने की अनुमति दी, हवा को गति देकर उसे भेदने के लिए एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो एक बैल को पहाड़ के पार भी मार सकती थी। इससे उनकी इस दीर्घकालिक कमी की भरपाई हो गई कि वे केवल नजदीकी मुकाबले में ही लड़ सकते थे। बेशक एक अंतरतारकीय साधक के चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं है, उसे अभी और खोज करने की आवश्यकता है। ये तो शारीरिक शक्ति में आए सबसे बुनियादी बदलाव थे। वीर ने अपनी नज़र असाधारण शक्ति पर डाली। असाधारण शक्ति मिथक जीन से उत्पन्न होती है। वीर ने अंदर की ओर देखा और अपने जीन में परिवर्तन देखा। एक आकाशगंगा ने 3 सुनहरे तारों को जोड़ दिया, जैसे कि तारों के समुद्र पर एक पुल बना हुआ हो, जिससे एक त्रिकोणीय संरचना बन गई। त्रिभुज सबसे स्थिर संरचना है जो पौराणिक पथ के लिए सबसे स्थिर आधारशिला रखती है। इन 3 जीन लिंकों ने एक शाखा की तरह एक जीन वृक्ष की शुरुआत भी की। ये कदम उठाकर वीर निस्संदेह एक सही असाधारण रास्ते पर चल पड़ा था। वीर की चेतना नव विकसित जीन पर केंद्रित थी, जिससे जानकारी प्रवाहित हो रही थी। जीन स्टोन मन की जीन। रैंक उत्परिवर्तित मूल जीन। सुदृढ़ीकरण अंक 1। क्षमता पत्थर का शरीर, लोहे की हड्डियां, असीमित शक्ति, ब्लेड और भालों से अभेद्य, पानी और आग से प्रतिरक्षित। ये वास्तव में एक उत्परिवर्तित मूल जीन था। वानर जीन और पाषाण भ्रूण जीन दोनों निम्न श्रेणी के मूल जीन थे, फिर भी संयुक्त पाषाण बंदर जीन एक उत्परिवर्तित जीन था जो केवल एक पूर्ण जीन से नीचे था। वीर ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अधिकांश जीन पारंपरिक जीन होते हैं। हालांकि उनकी क्षमताओं में अंतर होता है, फिर भी उनके गुणों में अक्सर समानताएं होती हैं। बिजली जीन और पवन गरज जीन, मैग्मा जीन और ज्वाला जीन, बर्फ जीन और पवन बर्फ जीन इत्यादि। लेकिन उत्परिवर्तित जीन अलग होते हैं।
जीन स्वयं एक गहन और अप्रतिकृति उत्परिवर्तन से गुजरता है और इसकी क्षमताएं अक्सर अनोखी होती हैं, जिनमें चमत्कारी शक्तियां होती हैं जो अन्य जीनों में नहीं होती। इस स्टोन मंकी जीन की कौन सी योग्यताएं इसे उत्परिवर्तित जीन के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं? वीर उत्सुक था और उसने स्टोन मंकी जीन की क्षमताओं पर विचार किया। स्टोन बॉडी, आयरन बोन्स, असीमित ताकत, ब्लेड और भाले के लिए अभेद्य, पानी और आग से प्रतिरक्षित। पत्थर का शरीर, लोहे की हड्डियां, इसका मतलब है एक मजबूत शरीर, अविनाशी। लेकिन कई जीनों में ये गुण पाया जाता है। ये शरीर को मजबूत करने वाले जीनों की एक सामान्य विशेषता है, जैसे कि वज्र वशीकरण, दानव मुट्ठी द्वारा जागृत वज्र जीन असीम शक्ति, अपार शक्ति का प्रतीक है। विशालकाय जीन और भयंकर बाघ जीन, दोनों में यह विशेषता होती है। ब्लेड और भालों के प्रति अभेद्यता का अर्थ है कि त्वचा कठोर है, जाली धातु की तरह, तलवार के वार और भाले के वार से नहीं डरती। तांबे का त्वचा जीन, लोहे का कपड़ा जीन, धातु जीन। कई शरीर को कठोर बनाने वाले जीनों में समान विशेषताएं होती हैं। फिर केवल एक ही बचता है, पानी और आग से प्रतिरक्षित। इसका अर्थ क्या है? जल और अग्नि का क्या अर्थ है? वीर को यकीन नहीं था कि इसका मतलब साधारण पानी और आग से है। शरीर को मजबूत करने वाला कोई भी जीन पानी के कटाव और आग की जलन को कुछ हद तक रोक सकता था। यह कोई नई बात नहीं थी। इसका कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा, जो शाब्दिक व्याख्या जितनी सरल नहीं होगी। जैसे जैसे वीर की चेतना जीन में गहराई तक उतरती गई, जीन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सामने आती गई, जिससे उसका भ्रम दूर होता गया। जल और अग्नि से प्रतिरक्षित, ऊर्जा क्षरण का प्रतिरोध करता है। जैसे जैसे जीन पॉइंट मजबूत और उन्नत होते जाते हैं, यह अंततः ऊर्जा गुण क्षति से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, जल और अग्नि से प्रतिरक्षित हो जाता है और सभी दांव से अप्रभावित रहता है। अध्याय 77, पत्थर बंदर जीन। जल प्रवाह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मृदु ऊर्जा है, जो निरंतर चलती रहती है और सभी चीजों को नष्ट करती रहती है, तथा एक बार गति पकड़ लेने पर इसे रोका नहीं जा सकता। ज्वालाएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विस्फोटक ऊर्जा हैं, जो सभी चीजों को जलाकर राख कर देती है, फिर भी प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करती हैं तथा सभी चीजों का पोषण करती हैं। जल और अग्नि ताई ची के दो पहलुओं की तरह एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी वे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते हैं। वे निश्चित रूप से ब्रह्मांड में ऊर्जा के दो सबसे सामान्य रूप हैं। इससे पता चलता है कि जल और अग्नि के प्रति अभेद्य होने का अर्थ केवल जल प्रवाह और ज्वाला से होने वाली क्षति का प्रतिरोध करना नहीं है। इसका अर्थ है ऊर्जा विशेषताओं को पृथक करने में सक्षम होना। ये जादुई प्रतिरक्षा के समान एक शक्तिशाली क्षमता है, और जैसे जैसे जीन अंक लगातार बढ़ते जाते हैं, इसकी शक्ति और अधिक मजबूत होती जाती है। पत्थर न केवल कठोर है, बल्कि एक प्राकृतिक कुचालक भी है, जो ऊर्जा से अप्रभावित रहता है तथा उस पर पड़ने वाली किसी भी ऊर्जा को बेकार कर देता है। पत्थर से उत्पन्न होने के कारण पत्थर बंदर में यह विशेषता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। क्या ये बात पौराणिक पाषाण बंदर सन वुकोन के बारे में सत्य नहीं है? वह पूर्वी सागर में उतरा और ड्रैगन पैलेस में प्रवेश किया, जिससे समुद्र उलट पुलट हो गया। स्वर्गीय न्यायालय के दानव वध मंच पर उन्हें बिजली का झटका लगा और कुल्हाड़ी से काट दिया गया, फिर भी वे सुरक्षित रहे। वह लाओजी की 8 त्रिग्राम भट्टी से बिना किसी चोट के गुजर गया, और यहाँ तक कि उसकी अग्नि में सुनहरी आंखें भी विकसित हो गईं। इन सभी समानताओं ने वीर को मिथ जीन्स की गहरी समझ दी। मिथ जीन्स की क्षमताओं को अक्सर पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। वह पौराणिक कथाओं के आधार पर जीन क्षमताओं के उपयोग पर शोध करने में सक्षम हो सकता है। अब जबकि यह स्टोन मंकी जीन अभी अभी जागृत हुआ है और केवल एक बिंदु से बड़ा है, यदि इसे मजबूत करना जारी रखा जाए तो ये विशेषताएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। स्टोन मंकी जीन मूलतः शरीर को मजबूत करने वाला जीन है। नजदीकी मुकाबले में यह अजेय प्रतीत होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा लंबी दूरी के ऊर्जा हमलों से है, जहां प्रतिद्वंद्वी इसे दूर से ही उड़ा सकता है, जिससे इसके करीब पहुंचना भी असंभव हो जाता है। अब पानी और आग के प्रति अपनी इस भेद्यता के साथ उसे अब ऊर्जा क्षति का डर नहीं है, जो कि निकट युद्ध में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की भरपाई करने वाला कहा जा सकता है। अगर लंबी दूरी के आक्रामक साधनों की कमी न होती तो ये स्टोन मंकी जीन बिल्कुल बिना किसी दोष के एक आदर्श जीन होता। हालांकि वीर ने एक बात की भी खोज की, पानी और आग के प्रति इसकी अभेद्यता का अर्थ है कि यह ऊर्जा विशेषताओं को रोक सकता है, न कि यह ऊर्जा प्रभाव से प्रतिरक्षित है। पानी का प्रवाह बर्फ जैसा ठंडा होता है, लपटें झुलसाने वाली गर्म होती हैं, प्रकाश जलने का कारण बनता है, बिजली लकवा मारती है।
प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा में अद्वितीय क्षति गुण होते हैं जिससे बचाव करना कठिन होता है और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। और पत्थर से उत्पन्न होने के कारण पत्थर का बंदर स्वाभाविक रूप से इन विशेषताओं से सुरक्षित और प्रतिरक्षित होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बड़े पैमाने पर ऊर्जा के प्रभावों का सामना कर सकता है। जब ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक प्रचुर होती है तो वह वास्तविक मूर्त शक्ति बन जाती है तथा बल्कि एक ऐसी धारा बन जाती है जिसका सामना केवल आमने सामने ही किया जा सकता है, जिसे किसी भी माध्यम से रोका नहीं जा सकता। पत्थर को आग से पकाकर मैग्मा बनाया जा सकता है, बाढ़ सब कुछ डुबो सकती है, बिजली उसे चकनाचूर कर सकती है, तेज रोशनी उसे तोड़ सकती है, लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त है। ऊर्जा का सबसे कठिन पहलू इसकी विशेषता क्षति है, जिससे बचाव करना बहुत कठिन है। स्टोन मंकी जीन के अस्तित्व ने पहले ही इस सबसे बड़ी क्षति को बेअसर कर दिया है तथा दोनों पक्षों को एक ही स्तर पर ला दिया है तथा वे पूरी तरह से ताकत के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्या वीर इससे डरेगा? मुठियों का शरीर से मिलन, यही है पुरुष का रोमांस। तब उन्हें स्टोन मंकी जीन के स्टोन बॉडी आयरन बोन्स का अर्थ समझ में आया। न केवल यह अविनाशी है बल्कि यह ऊर्जा से भी अछूता है जो विशुद्ध शक्ति के माध्यम से जीतता है। एक नए खिलौने के साथ एक बच्चे की तरह स्टोन बंदर जीन की क्षमताओं को समझने के बाद वीर उत्सुकता से अपनी असली वर्तमान ताकत का परीक्षण करने लगा। उसने गुप्त रूप से अपनी जीन क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसकी नाजुक त्वचा तुरंत कस गई तथा संगमरमर की तरह अविश्वसनीय रूप से चिकनी और कठोर हो गई। बैंग बैंग बैंग, वीर ने अपनी उंगलियों से उसे झटका जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि जैड के टकराने से एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। चरमराहट चरमराहट, वह अपनी बढ़ी हुई ताकत का परीक्षण करना चाहता था। वीर ने जायंट फार्मास्यूटिकल के एक मुख्य विभाग अनुसंधान एवं विकास विभाग में प्रवेश लिया था और उसके रहने की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके निजी कमरे में लगभग सब कुछ मौजूद था, जिसमें उसकी साधना के लिए एक निजी कल्टीवेशन कक्ष भी शामिल था। यद्यपि अंदर ज्यादा उपकरण नहीं थे, केवल बुनियादी अभ्यास के लिए ही जगह थी, फिर भी एक बुनियादी पंचिंग मशीन उपलब्ध थी। वीर बिना तैयारी के आगे बढ़ा और तुरंत ही एक मुक्का मारा। एक धमाके के साथ उसने बहुत अधिक बल प्रयोग किया था। वीर मन ही मन चिल्लाया, ओह नहीं, और उसके सामने पड़े रद्दी धातु के ढेर को देखकर वह अवाक रह गया। पंचिंग मशीन से असहनीय कराह निकली, फिर वह धड़ाम से गिर गई और काला धुआं निकलने लगा। क्या, मैंने तो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई, ये पंचिंग मशीन फट गई। वीर एकदम हैरान था, अपनी मुट्ठी को घूर रहा था, उसे पता भी नहीं था कि वो कितना ताकतवर हो गया है। यद्यपि यह सबसे साधारण पंचिंग मशीन थी, लेकिन ये कम से कम 5 टन बल का सामना कर सकती थी। वीर ने मुश्किल से ही अपना प्रयास किया था और पंचिंग मशीन को उड़ा दिया, जिससे पता चला कि उसकी पंचिंग शक्ति 5 टन से भी अधिक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी सटीक पंचिंग पावर नहीं जान पाऊंगा। वीर ने अपना सिर हिलाया, वह बिल्कुल असहाय लग रहा था। यह सचमुच एक सुखद समस्या थी। एक अंतरतारकीय साधक बनकर वह पहले से ही लगभग एक अलौकिक अस्तित्व था जिसके पास अद्भुत शक्ति थी। अब वीर को भी नहीं पता था कि उसकी शक्ति कितनी प्रबल है, बस उसे लग रहा था कि वह बहुत बहुत प्रबल है। चूंकि शक्ति परीक्षण असफल रहा, वीर ने अपनी गति का परीक्षण करना शुरू कर दिया। पत्थर के बंदर में जबरदस्त ताकत होती है और उसकी चपलता भी कमजोर नहीं होती। वानर अपनी निपुणता के लिए प्रसिद्ध प्राणी है। जीन प्रशिक्षु के रूप में वीर की गति पहले से ही उसके साथियों से कहीं अधिक थी और अब यह निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक थी। वीर यह भी जानना चाहता था कि उसकी गति सीमा क्या है। ताली ताली ताली, उसके कदम बहुत तेज थे, जिससे स्पीड टेस्टर पर उसकी छवियां पड़ रही थीं। जैसे ही स्पीड मशीन पर ट्रेडमिल तेजी से घूमा, अचानक ब्रेक की चरमराहट की आवाज गूंजी। ट्रेडमिल बीच में से टूट गया और काला धुआं निकलने लगा। वीर असहाय होकर नीचे उतरा। उसने पाया कि गति एक संख्या पर रुक गई है, 2.28 सेकंड में 100 मीटर। यद्यपि यह 100 मीटर के लिए उनके पिछले 4.21 सेकंड से आधे सेकंड से भी कम तेज था, लेकिन वीर को पता था कि इसका महत्व अलग था। गति अपनी सीमा के जितना करीब पहुंचती है, उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होता है, तथा गति में प्रत्येक छोटी सी वृद्धि बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करती है। प्रकाश की गति के निकट पहुंचने की तरह त्वरण का प्रत्येक अंश व्यक्ति के द्रव्यमान को चरघातांकी रूप से बढ़ाता है। यदि प्रकाश की गति से भी एक कंचा घूमे तो उसका सैद्धांतिक द्रव्यमान अनंत होगा तथा आवश्यक ऊर्जा अनंत गुना अधिक होगी।
प्रकाश की गति ब्रह्मांड में रैखिक वेग की सीमा है। वर्महोल प्रौद्योगिकी के बिना मानवता कभी भी इंटरस्टेलर में यात्रा करने में सक्षम नहीं होगी। 4 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना मॉर्टल्स की सीमा है। वीर ने इस गति को पार करके अपनी असाधारण प्रकृति का प्रदर्शन किया। लेकिन इससे आगे प्राप्त प्रत्येक सेकंड के लिए शक्तिशाली जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक वृद्धि एक बड़ी छलांग है। ये प्राचीन पृथ्वी युग की तरह है, जब मनुष्य 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड से कम समय में दौड़ लेता था। प्रत्येक 0.1 सेकंड का सुधार गति में एक छलांग के बराबर होता था। यद्यपि जीवन शक्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन गति का पहलू आनुपातिक रूप से कम नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक वयस्क बाघ की जीवन शक्ति एक वयस्क मनुष्य की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा होती है, लेकिन क्या एक बाघ की दौड़ने की गति मनुष्य की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो सकती है? ये स्पष्ट रूप से असंभव है। पूरी गति से दौड़ने वाला मनुष्य कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकता है, जबकि बाघ की दौड़ने की गति केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो कि उससे दोगुनी है, 5 गुना तक पहुंचने से बहुत दूर है। इसी प्रकार अपनी गति में सुधार के माध्यम से वीर को एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लगभग अकल्पनीय। वीर ने अपनी पूरी गति से हवा के झोंके में तब्दील होकर साधना कक्ष में चक्कर लगाते और दौड़ते हुए अपनी गति बढ़ा दी। उसकी आकृति बार बार दृष्टि से ओझल हो रही थी, जिसे सामान्य दृष्टि से पकड़ पाना मुश्किल था। बस एक चमकती हुई छाया दिखाई दे रही थी जो बाद में छवियों के निशान छोड़ रही थी। इस क्षण उसे पूर्णतः विश्वास हो गया कि वह पहले से ही एक अलौकिक अस्तित्व है। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और शांत हो गया। वह जानता था कि 5 टन की मारक क्षमता और 2.28 सेकंड में 100 मीटर की दूरी उसकी सीमा नहीं थी। सटीक आंकड़े जानने के लिए आगे और गहन परीक्षण की आवश्यकता होगी। अब जब वह एक अंतरतारकीय साधक बन गया था, तो उसका अगला विचार ये था कि उसे अपने पौराणिक पथ पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 78 सड़क कटौती। जीन में संख्यात्मक रैंक अनुक्रम होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि। एक अंतरतारकीय साधक के लिए साधना का मार्ग जीन विकास का मार्ग है, जहां उनके जीन की श्रेणी में निरंतर सुधार होने से उनका जीवन स्तर पौराणिक प्राणियों के स्तर तक पहुंच जाता है। प्राचीन पृथ्वी के प्राचीन युग में आदिम प्राणी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, जिनमें से प्रत्येक खाद्य श्रृंखला का अधिपति था। डायनासोर, विशाल वानर, आतंकित मगरमच्छ। रैंक एक जीन को जागृत करने का मतलब था कि आपने इन आदिम प्राणियों के बराबर ताकत हासिल कर ली थी, जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़े थे। इसलिए यदि रैंक 0 जीन जीन विकास का आधार है, जिसे मूल जीन कहा जाता है, तो रैंक एक जीन एक आदिम जीन है। लेकिन यह अभी भी सच्चा पारलौकिकता नहीं है। पारलौकिकता क्या है? शक्ति और दीर्घायु जो नश्वर से भी अधिक है। सिर्फ शक्ति ही काफी नहीं है। अगर आयु नहीं बढ़ती तो जीवन स्तर में कोई जरूरी उछाल नहीं आता। चाहे शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, चाहे एक ही मौके से कोई ग्रह चकनाचूर हो जाए, 100 साल बाद सब कुछ धूल में मिल जाएगा। अर्थहीन तथाकथित ताकत एक भ्रम मात्र है। प्राचीन साधना शब्दावली में कहा गया है, जीवन की खेती करना लेकिन प्रकृति की नहीं, साधना की पहली बीमारी है। एक योग्य अंतरतारकीय साधक के रूप में प्रकृति और जीवन दोनों की दोहरी साधना शक्ति और दीर्घायु दोनों को बढ़ाती है। ये साधना पद्धति सीधे जीवन के सार तक पहुंचती है। यदि रैंक एक जीन एक आदिम प्राणी का अधिपति बनने की शुरुआत है, तो रैंक 2 जीन पारलौकिकता के पथ पर चलने का प्रारंभिक बिंदु है। एक बार जब कोई व्यक्ति रैंक 2 जीन विकसित कर लेता है, तो उसका जीवन काल बहुत बढ़ जाता है, कम से कम 300 साल की आयु प्राप्त कर लेता है, यानी 3 गुना वृद्धि। इस स्तर तक पहुंचने पर वह एक सच्चा पारलौकिक प्राणी बन जाता है। इसलिए रैंक 2 जीन को ट्रांसेंडेंट जीन भी कहा जाता है। वीर का पौराणिक पथ निस्संदेह सूर्य वुकोन पथ है। पौराणिक पथ में प्रत्येक रैंक का एक संगत जीन होता है। स्टोन मंकी जीन रैंक 1 जीन है, तो अगला विकसित रैंक 2 जीन क्या होगा? केवल आगे का मार्ग स्पष्ट करके ही कोई साधना जारी रख सकता है। पौराणिक पथ के निष्कर्ष के लिए मिथक जीनों का अध्ययन और विश्लेषण करना आवश्यक है, तथा पौराणिक पात्रों के विकास अनुभवों के आधार पर चरण दर चरण निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। मिथक जीन साधना पथ का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन पथ का अनुमान लगाने के लिए आनुवंशिक क्षमता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, वीर को पता है कि चीनी पौराणिक कथाओं के सृजनकर्ता देवता पंगु के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पौराणिक पथ है, लेकिन जीन विकास के पथ का पता लगाने के लिए खगोलीय मात्रा में क्षमता की आवश्यकता होती है। वह केवल इतना जानता है कि इस पथ का शीर्ष पंगु जीन है,
लेकिन वह इस जीन के विकास के लिए जीन वृक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता, न ही प्रत्येक रैंक के लिए जीन समीकरण और जीन संयोजन के बारे में। इसे उच्च से निम्न तक चरणबद्ध तरीके से घटाना और फिर चरणबद्ध तरीके से इसका संश्लेषण करना आनुवंशिक क्षमता की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करता है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीर के लिए, जिसने शुरू से ही वानर जीन और पाषाण भ्रूण जीन को जागृत किया था, उस समय सूर्य वुकोन पथ ही एकमात्र विकल्प था, और सबसे अच्छा विकल्प भी। शायद भविष्य में जब उसका जीवन स्तर मजबूत हो जाएगा तो वह सूर्य वुकोन पथ की सीमाओं से मुक्त हो सकेगा और अनंत संभावनाओं से भरे अधिक स्वतंत्र पथ पर चल सकेगा। लेकिन ये बातें तो बहुत बात की हैं। फिलहाल सबसे जरूरी काम यही है कि वह वर्तमान पथ पर कदम दर कदम स्थिरता से तब तक चले जब तक वह भाग्य के बंधनों से मुक्त न हो जाए और स्वतंत्र चुनाव का अवसर प्राप्त न कर ले। अन्यथा ये सब केवल इच्छाधारी सोच ही होगी। मिथक जीनों में उन पवित्र अमर और बुद्धों की शक्ति उनके व्यक्तिगत अनुभवों के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई, और विरासत में मिले मिथक जीन भी कदम दर कदम मजबूत होते गए। वीर के मुफ्त जीन अंक पहले से ही पर्याप्त हैं और उन्हें किसी भी समय जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वह विकास की दिशा स्पष्ट नहीं करता है और जल्दबाजी में अंक जोड़ता है तो वह केवल खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार जीन के पास बिना पछतावे के सुदृढ़ीकरण का नियम है। वह अपनी अधीरता के कारण साधना में किसी गतिरोध में नहीं पड़ना चाहता। वीर ने जीन विकास के अगले मार्ग की खोज शुरू कर दी। यदि किसी साधारण व्यक्ति के पास कोई मार्गदर्शन नहीं है तो ये जानना बहुत कठिन है कि अपने मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जीन संवर्धन का मार्ग एक पौराणिक मार्ग है। वीर प्राचीन पृथ्वी मिथक जीन को जानता है और इसे मार्गदर्शक के रूप में लेकर वह अपना रास्ता नहीं खोएगा। मिथक जीन पर आधारित पथ का चयन करके और फिर जीन समीकरण का उपयोग करके संभावनाओं को निकालने और उन्हें साकार करने के लिए दोनों को मिलाकर वीर यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह गलत दिशा में न जाए और एक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल साधना पथ पर बना रहे। स्टोन मंकी जीन के बाद सन वुकोन पौराणिक पथ में अगला जीन क्या है? वीर का पहला अनुमान लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि लिंगमिंग स्टोन मंकी और स्टोन मंकी के बीच क्या अंतर था। वह मिथकों को अच्छी तरह समझता है, लेकिन सिर्फ दर्श कहानियों को ही जानता है। कई सच्ची बातें समय की लंबी धारा में बहुत पहले ही मिट चुकी हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से तलाशने की जरूरत है। आखिरकार वह असली सन वुकोन नहीं है, उसके लिए सच्चे मिथक जीन के हर विवरण को जानना असंभव है। वीर अब केवल इतना जानता है कि सन वुकोन पौराणिक पथ में एक रैंक पर सन वुकोन जीन होना चाहिए और रैंक 0 में ऐप जीन और स्टोन एम्ब्रियो जीन शामिल हैं और रैंक 1 में स्टोन मंकी जीन है। वह इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। इसलिए उन्होंने पहले यह मान लिया कि साधना पथ का रैंक 2 जीन सूर्य वुकोन जीन था और फिर स्टोन मंकी जीन को एक ज्ञात पैरामीटर के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने इसका समाधान करना शुरू कर दिया। जीन समीकरण अपरिवर्तित रहा और उसकी क्षमता पूरी तरह से स्थिर रही, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा क्यों है? क्या जीन समीकरण निकालने से आनुवंशिक क्षमता कम नहीं हो जानी चाहिए? वीर थोड़ा उलझन में था। ये पहली बार था जब उसने जीन समीकरण को असफल होते देखा था। लेकिन शांत होते हुए उन्होंने सोचा कि जीन समीकरण पहले भी हमेशा काम करता रहा है, इसलिए इस बार भी यह अप्रभावी नहीं हो सकता। यह अतार्किक है। उसे थोड़ा सा अंदाजा था। ऐसा लगता है कि सन वुकोन जीन रैंक 2 ट्रांसेंडेंट जीन नहीं है, बल्कि एक उच्च रैंक जीन है। यदि जीन रैंक का अंतर बहुत अधिक है तो प्रत्यक्ष संश्लेषण संभव नहीं है, इसलिए जीन समीकरण कार्य नहीं कर सकता। जहां तक सूर्य वुकोन जीन की क्षमताओं का सवाल है, वह उन्हें बाद में ही खोज सकता है। प्रत्येक मिथक जीन भगवान बनने का मार्ग है। पथ का अन्वेषण करने के लिए व्यक्ति को मिथक जीन से शुरुआत करनी होगी। सन वुकोन की कहानी ऐसी है जिसमें उनके जीवन के अनुभवों के साथ उनकी क्षमताएं लगातार बढ़ती गईं। वीर ने सुन वुकोन के अनुभवों को याद किया और याद किया कि इससे पहले कि सुन वुकोन कुलपति बोधि का शिष्य बनता और अपना नाम प्राप्त करता, वह माउंट हुआगुओ पर शासन करने वाला सुंदर बंदर राजा था। हैंडसम मंकी किंग काल की उनकी उत्कृष्ट विशेषताएं भी उनके जीन में विरासत में मिली होंगी। क्या ये रैंक 2 प्राइमवल जीन हैंडसम मंकी किंग जीन हो सकता है? इसके बाद वीर ने परिकल्पना की कि सूर्य वुकोन पथ का रैंक 2 जीन हैंडसम मंकी किंग जीन था और फिर से स्टोन मंकी जीन को एक ज्ञात पैरामीटर के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने इसका समाधान करना शुरू किया। लेकिन पहले की तरह ही जीन समीकरण स्थिर रहा। इससे ये संकेत मिलता है कि जीन विकास अभी भी रैंक को पार कर गया है और कोई प्रत्यक्ष संश्लेषण सूत्र नहीं था। हैंडसम मंकी किंग जीन रैंक भी रैंक 2 प्राइमवल जीन से ऊपर है, इसके नीचे अभी भी निम्न रैंक वाले जीन हैं।
वीर ने शुरू से ही सन वुकोंग मिथ जीन की पुनः जांच शुरू कर दी। स्टोन मंकी का जन्म हुआ। एक प्राकृतिक आध्यात्मिक प्राणी लिंगमिंग स्टोन मंकी तुलना से परे स्वाभाविक रूप से चतुर, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी जो चारों दिशाओं में झुकता था। बंदर समूह को वश में करके हैंडसम मंकी किंग बन गया। फिर अमरता का मार्ग प्राप्त करने के लिए उसने विदेश यात्रा की, कुलपति बोधि का शिष्य बन गया और सन वुकोंग नाम प्राप्त किया। स्वर्ग में तबाही, खुद को स्वर्ग के बराबर महान ऋषि घोषित करना। जैसे जैसे वह लगातार याद करता गया, वीर का दिमाग साफ होता गया। इस पौराणिक पथ के निष्कर्ष के अनुसार हैंडसम मंकी किंग जीन संभवतः रैंक 3 जीन है और सन वुकोंग जीन संभवतः रैंक 4 या रैंक 5 जीन है। फिर रैंक 2 जीन के लिए केवल एक ही संभावना है, जो कि लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन है, जिसके बारे में वीर ने शुरू में सोचा था। उसने पहले ये प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या पत्थर बंदर लिंगमिंग पत्थर बंदर नहीं है? वीर को लगा कि वे एक ही हैं, बस नाम अलग हैं। अब ऐसा लगता है कि वे नहीं हैं। मिथक जीन तो एक सामान्य मार्ग मात्र है, उनके भीतर अभी भी कई अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। और मिथक जीन को जानने से वीर को केवल उच्च स्तरीय परिप्रेक्ष्य पथ की अपेक्षाकृत स्पष्ट समझ मिल सकती है, लेकिन विवरणों को अभी भी एक एक करके तलाशने की आवश्यकता है। वीर ने लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन को लक्ष्य करके और स्टोन मंकी जीन को एक चर के रूप में उपयोग करके निष्कर्ष निकालना शुरू किया। मानव जीन मानचित्र में उनके डेंटियन में तार्किक ऊर्जा तुरंत जागृत हो गई। ये सचमुच काम कर गया। वीर बहुत खुश हुआ। आनुवंशिक क्षमता में कमी ने संकेत दिया कि लिंगमिंग स्टोन बंदर जीन वास्तव में स्टोन बंदर जीन का विकसित जीन था। आनुवंशिक क्षमता -20%, -20%, -20%। आनुवंशिक क्षमता बाढ़ की तरह तेजी से कम हो गई, जल्दी ही 180% तक कम हो गई। वीर थोड़ा अभिभूत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे जीन उन्नत होते गए, विकास के सूत्र का पता लगाना अधिक से अधिक कठिन होता गया और अधिक से अधिक आनुवंशिक क्षमता का उपभोग होता गया। ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में यथाशीघ्र अधिक आनुवंशिक क्षमता अर्जित करने की आवश्यकता है। अंततः आनुवंशिक क्षमता में 320% की कमी आने के बाद 3 तारकीय बादल बिखर गए। उसकी आंखों के सामने एक स्पष्ट जीन संयोजन मार्ग प्रकट हुआ। केवल यही एक जीन समीकरण था और यह एकमात्र था। वीर ने आश्चर्य से देखा, उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। स्टोन मंकी जीन गुणा 10 जोड़ माइंड जीन गुणा 10 इक्वल्स लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन। अध्याय 79 मानसिक जीन। स्टोन मंकी जीन गुणा 10 जोड़ माइंड जीन गुणा 10 इक्वल्स लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन। यह एक परिचित जीन समीकरण था। केवल वानर जीन ही अधिक उन्नत पाषाण बंदर जीन में विकसित हुआ था तथा पाषाण भ्रूण जीन मन जीन बन गया था। विभिन्न पौराणिक कथाओं में संख्याओं का अनूठा अर्थ होता है। चीनी पौराणिक कथाओं में 7 अंतिम गणना है और 9 अंतिम संख्या है। 10 परम पूर्णता का प्रतीक है। इस लिंगमिंग स्टोन बंदर जीन विकास सूत्र के लिए प्रत्येक जीन चर को 10 अंकों से मजबूत करने की आवश्यकता होती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ गहन सत्य को समाहित करता है, जो क्षय को आश्चर्य में बदलने की शक्ति रखता है। यह कोई बेतुका अनुमान नहीं था, बल्कि साक्ष्य पर आधारित था। उदाहरण के लिए एप जीन और स्टोन भ्रूण जीन दोनों मूल रूप से निम्न श्रेणी के जीन हैं, फिर भी उनके द्वारा निर्मित स्टोन बंदर जीन एक उत्परिवर्तित जीन है। बड़ी रैंक वृद्धि की तुलना में छोटी रैंक वृद्धि और भी ज्यादा है, यानी पूरे 3 रैंक। ये दोनों जीनों के अपनी सीमा पार करके 10 अंक तक पहुंचने से संबंधित हो सकता है। बेशक केवल इस एक साक्ष्य के साथ प्रेरक क्षमता में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तत्पर रहने के लिए पहले से ही पर्याप्त कारण मौजूद हैं। अब नया जीन समीकरण स्टोन मंकी जीन और माइंड जीन दोनों को 10 अंकों से मजबूत करता है, जो एक समान स्थिति है। वीर ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि उसके आने वाले लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन में क्या क्षमताएं होंगी। इस समय लिंगमिंग स्टोन बंदर जीन अभी तक जागृत नहीं हुआ था, अभी भी एक अंधेरे तारे के रूप में दिखाई दे रहा था। वीर ने उत्सुकता से खोजबीन शुरू की और जल्द ही उसके भीतर से एक स्पष्ट संदेश निकला। लिंगमिंग स्टोन बंदर जीन परिवर्तनों में निपुणता, स्वर्गीय समय को समझना, भौगोलिक लाभ जानना, तारों को हिलाना और नक्षत्रों को बदलना, अराजकता के 4 बंदरों में से एक। बस इस साधारण जानकारी ने वीर के लिए अनगिनत जुड़ाव पैदा कर दिए। परिवर्तनों में निपुणता प्राप्त करना, आकाशीय समय को समझना, भौगोलिक लाभों को जानना, तारों को गति देना और नक्षत्रों को बदलना, ये सब किस हद तक संभव हो सकता है? प्रत्येक योग्यता को समझना आसान प्रतीत होता था, लेकिन उन्हें किस हद तक हासिल किया जा सकता था, यह अज्ञात रहा।
रूपांतरण में निपुणता, क्या वह केवल अपना रूप बदल सकता था या वह सन वुकोन की तरह हो सकता था जो असंख्य रूपांतरणों और सर्वशक्तिमानता में सक्षम था। आकाशीय समय को समझना, भौगोलिक लाभ जानना, तारों की गति और नक्षत्रों का परिवर्तन, ये सब किस हद तक संभव हो सकता है। सुन वुकोन की पौराणिक कथाओं में वह बंदर लगभग सर्वशक्तिमान था। उसकी कौन सी क्षमताएं जन्मजात थीं और कौन सी उसने स्वयं विकसित की थीं? ये सब प्रश्न चिन्ह थे। वीर को कुछ समय तक ये समझने में कठिनाई हुई, उसे केवल तभी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जब वह संबंधित क्षेत्र में पहुंचा। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बिना स्वयं एक अंतरतारकीय साधक बने ये कभी नहीं जान सकता कि वह कितना शक्तिशाली है। अब अधिक सोचना व्यर्थ था। यद्यपि आगे का रास्ता बहुत अस्पष्ट था, फिर भी आगे देखने के लिए यह पर्याप्त था। जीन समीकरण निकालने में बड़ी मात्रा में आनुवंशिक क्षमता खर्च हुई। वीर ने स्टोन मंकी जीन में अंक जोड़ना शुरू किया। उसने इसमें एक मुफ्त जीन अंक जोड़ा, लेकिन पाया कि वह स्थिर रहा। स्टोन मंकी जीन में कोई बदलाव नहीं दिखा, केवल सुदृढ़ीकरण कॉलम में 100% दिखा रहा था। क्या हो रहा था? क्या 100% आनुवंशिक क्षमता एक जीन बिंदु को मजबूत करने के बराबर नहीं है? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? वीर के चेहरे के भाव बदल गए। आनुवंशिक क्षमता का डिजिटलीकरण, जिससे उसे एक जगह केंद्रित करके एक खास जीन को मजबूत किया जा सके, उसकी साधना शुरू करने के बाद से उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। जब तक उसके पास पर्याप्त आनुवंशिक क्षमता है, उसे साधना में किसी भी रुकावट का डर नहीं होगा। यदि यह असफल हो गया, तो उसका भावी साधना पथ उतना आसान नहीं होगा जितना कि अब है, बल्कि कठिनाइयों से भरा होगा। यद्यपि उसका हृदय स्वभाव हमेशा परिपक्व रहा था, फिर भी इस समय वह सचमुच घबरा गया। इसमें एक निःशुल्क जीन बिंदु जोड़ा गया जिससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वीर को समझ नहीं आया और उसने विश्वास न करते हुए एक और बात जोड़ दी, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। उनके अंतिम प्रयास तक स्टोन मंकी जीन में एक और मुफ्त जीन बिंदु जोड़ा गया था और सुदृढ़ीकरण बिंदुओं में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं दिखा, केवल 300% प्रदर्शित हो रहा था। यदि तब तक भी उसे समस्या का पता नहीं चला होता, तो वीर का अपना दिमाग सचमुच समस्याग्रस्त होता। उन्होंने शांत होकर बुद्धिमानी से निर्णय लिया कि अंक जोड़कर अपनी आनुवंशिक क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरी बार का जादू। चूंकि अंक जोड़ने के लगातार 3 प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। यदि वह कारण नहीं समझ पाया, तो जल्दबाजी में अंक जोड़ना केवल मुफ्त जीन अंकों की बर्बादी होगी। चूंकि जीन सुदृढ़ीकरण कॉलम में 300% प्रदर्शित था, जो दर्शाता है कि आनुवंशिक क्षमता सुदृढ़ीकरण प्रभावी था, तो अंक क्यों नहीं जोड़े जा सके? वीर बहुत उलझन में था। उसने जीन समीकरण में अपना दिमाग लगाया, उसमें मौजूद जानकारी का अध्ययन किया और आखिरकार उसे सच्चाई समझ आ गई। पता चला कि तथाकथित 100% आनुवंशिक क्षमता को मुक्त जीन बिंदु में परिवर्तित करना केवल एक मूल जीन बिंदु के लिए था। मूल जीन में बिंदु जोड़ने के लिए 1000% आनुवंशिक क्षमता की आवश्यकता थी, जो मूल जीन की तुलना में 10 गुना अधिक थी। उसके बाद से जीन गुणवत्ता में प्रत्येक प्रमुख रैंक वृद्धि के लिए आवश्यक आनुवंशिक क्षमता को 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वीर के पास अब केवल 201% आनुवंशिक क्षमता बची थी, जो बहुत कम थी। हालांकि इसके बारे में सोचने पर यह भी सामान्य था। मूल जीन में मूल जीन की तुलना में कहीं अधिक क्षमता और कहीं अधिक मजबूत क्षमताएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु के जुड़ने से मूल जीन द्वारा व्यक्ति में लाए गए परिवर्तन निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि अभी भी एक बिंदु जोड़ने के लिए केवल 100% आनुवंशिक क्षमता की आवश्यकता होती, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप नहीं होता। लेकिन समझना एक बात है, वीर खुद काफी परेशान महसूस कर रहा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास पर्याप्त आनुवंशिक क्षमता है, लेकिन अब लगातार अंक जोड़ने और उनमें से अधिकांश खर्च करने के बाद उन्हें भविष्य में गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वह अभी भी 1000% जीन क्षमता से बहुत दूर था। स्टोन मंकी जीन को मजबूत करना फिलहाल सवाल से बाहर था। उन्हें अभी भी ये पता लगाना था कि पहले इस माइंड जीन को कैसे विकसित किया जाए। ये भी अजीब था कि स्टोन मंकी जीन को लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन में विकसित करने के लिए आवश्यक अन्य जीन चर माइंड जीन था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सन वुकोन के बारे में सोचा, जो असाधारण बुद्धि के साथ पैदा हुए थे और उनका एक और उपनाम भी था, जिसे माइंड मंकी कहा जाता था। अब ये सब बिल्कुल तर्कसंगत लग रहा था। वीर ने इस माइंड जीन की विशेषताओं का अध्ययन किया। जीन, माइंड जीन, रैंक, उन्नत मूल जीन, सुदृढ़ीकरण अंक 0,
क्षमता, आत्मा शरीर से बाहर महान दुनिया को समझना, निराकार मन की शक्ति को नियंत्रित करना। ये वास्तव में एक उन्नत मूल जीन था। जानकारी के अनुसार उन्होंने पाया कि यह माइंड जीन एक ऐसा जीन था जो माइंड पावर को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसकी क्षमताएं बहुत शक्तिशाली थीं, शरीर से बाहर आत्मा, दूर से वस्तुओं को हिलाने की क्षमता, और यहां तक कि छठी इंद्री की तरह इरादे से आसपास की चीजों को समझने की क्षमता। वीर तुरंत ही ललचा गया। माइंड जीन निराकार माइंड पावर को नियंत्रित करता है, जो लंबी दूरी के हमले के तरीकों की कमी की भरपाई कर सकता है, और इसके तरीके विचित्र हैं, जो लोगों को अदृश्य रूप से मारते हैं और इससे बचाव करना असंभव हो जाता है। तो फिर इस मस्तिष्क जीन का संश्लेषण कैसे किया जाता है? प्रत्येक जीन की एक अलग विकास श्रृंखला होती है, जिसके लिए पहले मूल जीन से चरण दर चरण संयोजन और विकास की आवश्यकता होती है। वीर ने जेनेटिक पोटेंशियल का उपयोग करते हुए माइंड जीन को लक्ष्य बनाकर संश्लेषण सूत्र निकालने का प्रयास शुरू किया। सौभाग्य से ये केवल मूल जीन का विकास सूत्र था, इसलिए इसमें अधिक क्षमता का उपभोग नहीं हुआ। आनुवंशिक क्षमता -5%, -5%, -5%। अपनी आनुवंशिक क्षमता का 85% उपभोग करने के बाद उन्होंने अंततः सूत्र प्राप्त कर लिया। मानव जीन मानचित्र में माइंड जीन से शुरू होकर यह नीचे की ओर विस्तारित हुआ, 3 अंधेरे तारों को जोड़ते हुए एक जीन विकास पथ का निर्माण किया। मन जीन इक्वल्स आत्मा जीन गुणा 9 जोड़ साइकोकाइनेसिस जीन गुणा 6 जोड़ आध्यात्मिकता जीन गुणा 8। ये वास्तव में एक ऐसा जीन था जिसके संश्लेषण के लिए 3 बुनियादी जीनों की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण शक्ति थी। जीन, स्पिरिट जीन, रैंक, उन्नत बेसिक जीन, सुदृढ़ीकरण अंक 0, क्षमता, आत्मा को दोगुना करना, हृदय को सम्मोहित करना, ... उद्धरण चिन्ह। जीन, साइकोकाइनेसिस जीन, रैंक, उन्नत बेसिक जीन, सुदृढ़ीकरण अंक 0, क्षमता, निराकार साइकोकिनेसिस टेलीकिनेसिस, ... उद्धरण चिन्ह। जीन, आध्यात्मिकता जीन, रैंक, उन्नत मूल जीन, सुदृढ़ीकरण अंक 0, योग्यता, अवचेतन, अज्ञात को समझना, दुर्भाग्य से बचना और भाग्य की तलाश करना। ये 3 माइंड प्रकार जीन थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग क्षमताएं और अविश्वसनीय रूप से अजीब शक्तियां थीं, और प्रत्येक एक उन्नत बेसिक जीन था। अलग अलग जीनों की जागृति की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, जो बहुत जटिल होती हैं। यही कारण है कि एक संपूर्ण जीन संवर्धन तकनीक इतनी दुर्लभ है। वीर के पास स्वाभाविक रूप से यह नहीं था, लेकिन जीन संवर्धन तकनीक को खरीदना आवश्यक नहीं है, ये पहले से ही जीन के भीतर अंतर्निहित हो सकती है। वीर के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने सोचा कि उसने मन प्रकार के जीन को जागृत करने का एक तरीका खोज लिया है। अध्याय 80 तारा ऊर्जा। ग्रेड परिप्रेक्ष्य से स्टोन मन की जीन एक उत्परिवर्तित मूल जीन है, लेकिन प्रकार के संदर्भ में यह एक दुर्लभ विरासत जीन भी है, जिसमें स्वर्ग सूर्य वुकोन के बराबर महान ऋषि की आंशिक विरासत शामिल है। एक अज्ञात पाषाण वानर से लेकर एक वानर सेना को वश में करने और स्वयं को सुंदर वानर राजा घोषित करने तक, फिर अमरता की खोज में पूर्वी सागर पार करके माउंट फैनकुन तक की यात्रा करके कुलपति बोधि का शिष्य बनने तक, जिसे सुन वुकोन नाम दिया गया, तथा अनेक अथाह क्षमताओं को सीखने तक। पौराणिक प्राणी, विशेष रूप से हुआक्सिया के प्राणी, कभी भी शक्तिशाली पैदा नहीं हुए थे, बल्कि कमजोरी से कदम दर कदम आगे बढ़े थे, और हर कदम का पता लगाया जा सकता था। विभिन्न अवधियों की क्षमताएं मिथक जीन में बची हुई असाधारण विशेषताओं में परिवर्तित हो जाती हैं, और इंटरस्टेलर कल्टीवेटर मिथक जीन को चरण दर चरण विकसित करके अपनी क्षमताओं में निरंतर सुधार कर सकते हैं। संभवतः पौराणिक पथ में मिथक जीन के विकास के अलावा पौराणिक स्मृतियों की विरासत भी शामिल है। जीन को जागृत करने के 2 तरीके हैं, एक है संवर्धन तकनीक के साथ जीन को परिष्कृत करके सक्रिय रूप से जागृत करना, और दूसरा है जीन पोषण जैसे बाहरी पदार्थों के साथ जीन को उत्तेजित करके निष्क्रिय रूप से जागृत करना। वीर को ऐसे किसी जीन पोषण के बारे में पता नहीं था जो माइंड जीन को उत्तेजित कर सके, और वह जानता था कि यह अत्यंत दुर्लभ होगा, इसलिए वह केवल सक्रिय जागृति विधि ही चुन सकता था। चूंकि माइंड जीन लिंगमिंग स्टोन मन की जीन विकास सूत्र के घटकों में से एक है। यद्यपि मन जीन के जागरण को उत्तेजित करने के लिए कोई साधना तकनीक या जीन पोषण नहीं थे, वीर ने अनुमान लगाया कि वो स्मरण विधि के माध्यम से सन वुकोन की साधना स्मृतियों को खोजने में सक्षम हो सकता है, और इस प्रकार मन जीन की क्षमताओं में निपुण हो सकता है। ये सोचते हुए वीर ने बार बार सोचा, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, ये बात उतनी ही अधिक विश्वसनीय लगती।
लिंगमिंग स्टोन बंदर के रूप में सन वुकोन जन्म से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान और मानसिक रूप से मजबूत था। उसकी बुद्धि उसके साथियों और यहाँ तक कि कई मनुष्यों से भी कहीं अधिक थी। यही कारण है कि उसने माइंड जीन की असाधारण विशेषता को पीछे छोड़ दिया। यह अत्यधिक संभावना है कि उनकी स्मृतियों में मन साधना की विधियां निहित हों। गणितीय सूत्रों की तरह जीन विकास सूत्रों में भी मुख्य और द्वितीयक चर होते हैं। मुख्य परिवर्तनशील जीन की प्राथमिक विकासवादी दिशा को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, रेंगने वाले सांप के जीन से शुरू होने वाला व्यक्ति केवल एक विषैले सांप के जीन, एक अजगर के जीन में विकसित होगा और वहां से एक पंख वाले सांप के जीन, एक ड्रैगन भगवान के जीन में विकसित होना जारी रखेगा। चाहे कितने भी अन्य द्वितीयक परिवर्तनशील जीन हो, वे केवल मुख्य परिवर्तनशील जीन की सहायता, पूरक और क्षमताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। रेंगने वाले सांप जीन से मगरमच्छ जीन या कछुए जीन तक जीन की विकासवादी दिशा को उल्टना असंभव है। निस्संदेह लिंगमिंग स्टोन बंदर जीन विकास सूत्र का मुख्य चर स्टोन बंदर जीन है और द्वितीयक चर माइंड जीन है। सन वुकोन ने एक साधारण पत्थर बंदर से मानसिक शक्ति प्राप्त करने, लिंगमिंग पत्थर बंदर बनने और मन बंदर में परिवर्तित होने के लिए कैसे विकास किया। इसमें अवश्य ही कोई विशेष विधि शामिल होगी। शायद इस माइंड जीन के लिए साधना विधि स्टोन मन की जीन की विरासत स्मृतियों में निहित है। इससे पहले जब वह एक स्टोन बंदर में बदल गया तो वीर ने दो विधियां प्राप्त की, सार को क्यूई में परिष्कृत करना और स्टार ब्रीदिंग तकनीक। वीर को लगा कि रहस्य शायद इन दो क्षमताओं में छिपा है। चूंकि सार को क्यूई में परिष्कृत करना शरीर में पोषक तत्वों को तेजी से पचाने और स्वयं को मजबूत बनाने की एक विधि है, इसलिए केवल स्टार ब्रीदिंग तकनीक ही शेष रह जाती है। वीर का दिल हिल गया और उसे अचानक पत्थर के बंदर में बदल जाने की याद आ गई। चंद्रमा के सार को आत्मसात करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता की एक अनोखी अवस्था में पहुंच गया हो। उसकी आत्मा चांदनी से शुद्ध हो रही हो और उसे ऐसा लग रहा हो जैसे वह परमानंद में तैर रहा हो। क्या यह मन मस्तिष्क विरेचन का एक रूप था? यह कोशिश करने लायक है। यह समझकर वीर एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। वह अपने कमरे से बाहर निकला और जायंट फार्मास्यूटिकल के बाहर की ओर चल पड़ा। चूंकि उसने दिन में पहले ही जीन पोषण फॉर्मूला सुधारने का काम पूरा कर लिया था, वीर जल्दी लौट आया था। गहन साधना और एक झपकी के बाद अभी भी सुबह थी। उसने समय देखा, मंगल ग्रह पर अभी भी गहरी रात थी। हालांकि अंतरतारकीय युग के शहर उनिंदा शहर हैं, दिन और रात उजाला रहता है। भूमिगत शहर शिताई के ऊपर लगा कृत्रिम सूर्य पहले से ही कृत्रिम चंद्र मोड में समायोजित हो चुका था, जिससे एक हल्की चांदी जैसी रोशनी पड़ रही थी। सड़कें पैदल चलने वालों से भरी हुई थीं, दिन के समय जैसी ही। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न चांदनी नहीं थी, ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित थी और स्टार ब्रीदिंग तकनीक द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती थी। विशालकाय फार्मास्यूटिकल की विशिष्ट वर्दी पहने हुए वीर बिना रुके आकाश लिफ्ट को सीधे सतह पर ले गया। आकाश लिफ्ट तेज थी और वह जल्दी से प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर सतह पर पहुंच गया। वाह, एक तेज ठंडी हवा चल रही थी, इतनी तेज कि किसी इंसान को आसमान में उठा ले जाए। हवा की गति कम से कम 13वें स्तर तक पहुंच गई, जो किसी प्रचंड तूफान से भी ज्यादा थी। वीर का शरीर डगमगाया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को स्थिर कर लिया। मंगल ग्रह पर रात में हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया था। ठंडी हवा के झोंकों से हर जगह धूल उड़ रही थी, जिससे इंसान जम सकता था। हालांकि वीर की जीवन शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वह प्रभावित रहा। सौभाग्य से आज मंगल ग्रह पर एक दुर्लभ अच्छा दिन लग रहा था। हालांकि हवा तेज थी, मौसम साफ था, बादल कम थे और तारे चमक रहे थे। दुर्भाग्यवश मंगल ग्रह पर चंद्रमा नहीं था, इसलिए वह रात में चंद्रमा के कोमल सार को अवशोषित नहीं कर सका। लेकिन तारकीय ऊर्जा मूलतः वही है, मूलतः तारों से, बस चंद्रमा की ऊर्जा जितनी प्रचुर नहीं है। और सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक झुलसा देने वाला होता है। इसे जल्दबाजी में अवशोषित करने से आंतरिक गर्मी, अत्यधिक असुविधा और यहां तक कि शरीर जल भी सकता है। इसलिए वीर केवल इस तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने पर ही संतुष्ट हो सकता था। उसने अपनी गति बढ़ा दी, पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए, हवा का सामना करते हुए। उसके शरीर पर धारियां बन रही थीं, जो हवा को किसी तेज चाकू की तरह चीर रही थीं। जमीन पर अपने पैर की हल्की सी थपथपाहट के साथ वह 10 मीटर से अधिक की छलांग लगा गया। उसकी बाहें फैली हुई थीं, मानो कोई पक्षी हवा में उड़ रहा हो, स्वतंत्र और सहज।
वीर पूरी गति से दौड़ा और शिताय शहर के ऊपर पवनचक्की के जंगल को तेजी से छोड़कर सीधे जमीन पर दूर एक अंधेरी ऊंची छाया की ओर बढ़ गया। वह एक विशाल पर्वत था। मंगल ग्रह पर कोई समुद्र नहीं है, इसलिए वहां समुद्र तल की कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन ये पर्वत जमीन से कम 6000 मीटर ऊंचा, खड़ी और भव्य थी, जिसमें असंख्य चट्टानें थीं, जिस पर आम लोगों के लिए चढ़ना और पक्षियों के लिए उसे पार करना कठिन था। इस वजह से ये पर्वत अकेला खड़ा था और अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। इसकी चोटी पर खड़े होकर कोई भी बिना किसी रुकावट के प्रचुर मात्रा में तारकीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकता था। वीर अपनी गति और संयम को पूरी गति से चलाते हुए धुंधलेपन में बदल गया। अगर कोई आम इंसान उसके पास जाता तो उसे लगता कि उसने भूत देख लिया है और वह चीख पड़ता। वह चट्टानों पर लगातार छलांग लगाता रहा, एक फुर्तीले बंदर की तरह परत दर परत ऊपर चढ़ता रहा। जब कड़कती पहाड़ी हवा चली तो वीर को ठंड नहीं लगी, बल्कि उसे अंदर से बाहर तक ठंडक महसूस हुई। उसने पहले कभी इतनी बेबाकी से अपनी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं किया था और उसका मूड बेहद खुशनुमा था। वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया और पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसकी गूंजती हंसी घाटियों में गूंज रही थी और तेज हवा के साथ और दूर तक जा रही थी। वीर 10 मिनट से भी कम समय में 6000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंच गया। एकांत शिखर पर भयंकर हवा और भी अधिक हिंसक रूप से चल रही थी, जो चीख रही थी और चारों ओर पत्थर उड़ा रही थी, जो चट्टान से टकरा रहे थे, जिससे चिंगारियां उड़ रही थीं और कई खतरनाक गड्ढे बन रहे थे। वीर सबसे ऊंची चोटी पर था, उसके नीचे 10,000 फीट की सीधी खाई थी। जरा सी चूक उसे घाटी में गिरा देती और उसकी हड्डियों का नामो निशान तक नहीं बचता। लेकिन वीर अविचल खड़ा रहा, उसके पैर किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह धरती में गहराई तक धंसे हुए थे, 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। उसने अपने आसपास का जायजा लिया, चारों ओर मंगल ग्रह की लहरदार पर्वत श्रृंखलाएं और अंतहीन रेगिस्तानी मैदान थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरा ग्रह उसके पैरों तले हो, विजय के रोमांच से भरा हुआ। तेज हवा में नहाते हुए जब वीर पालथी मारकर बैठा था तो उसके कपड़े जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। स्मरण विधि के माध्यम से प्राप्त स्टार ब्रीदिंग तकनीक का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी श्वास को समायोजित करना शुरू कर दिया। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। लंबी और शक्तिशाली सांसों के साथ उनकी क्यूई अविश्वसनीय रूप से बनी हुई थी। वीर का मन अविश्वसनीय रूप से शांत था और उसके शरीर के सारे रोमछिद्र खुल गए थे। उसका शरीर मानो एक ब्लैक होल सा लग रहा था, जो आसपास के अंतरिक्ष से ऊर्जा खींच रहा था। तारे धुंधले हो गए और दुनिया क्षण भर के लिए अंधकार में हो गई। 1000 मीटर के दायरे में तारकीय ऊर्जा के रेशे और कण चांदी के धागों की तरह एकत्रित हो गए, जिससे एक दृश्यमान और सुंदर घटना का निर्माण हुआ। ये तारकीय ऊर्जाएं उसके रोमछिद्रों और एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करती थीं, लगातार घूमती रहती थीं और उसके शरीर के हर हिस्से को पोषण देती थीं। जैसे कोई हल्की हवा उसकी आत्मा को सहला रही हो, वीर को ठंडक महसूस हुई, उसकी आत्मा साफ हो गई और धीरे धीरे तैरने का एहसास हुआ। उसकी चेतना उसके शरीर की सीमाओं से अलग होकर आसपास के स्थान में विलीन हो गई। एक क्षण के लिए वीर को ऐसा लगा जैसे वह तारों के बीच खड़ा है, उनसे घिरा हुआ है तथा स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अनुभव कर रहा है। ये स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता का अद्भुत क्षेत्र था।